शक्लें मिल रही हैं दोनों की। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ हेरिडिटी। तो मिंटू नेचर पता चल गया, एक है नॉर्मल भोले भाले शरीफ और एक है खतरों का खिलाड़ी। पनीर बनेगा। अब बेचारा मनोज कह रहा है यार पनीर खाने का तो आज मन नहीं है, पर मनोज को माननी पड़ेगी, खाने में पनीर ही बनेगा क्योंकि डोमिनेंट ये है बेटा मिस्टर चिंटू, है ना। अब जो क्रिकेट लवर होंगे उनको पता है इसका नाम मैंने मिस्टर चिंटू क्यों रखा। स्नेल के अंदर तो अलग ही कहानी चल रही है बेटा। स्नेल तो अपना सेक्स भी चेंज कर सकते हैं इन्वायरमेंटल कंडीशन के साथ। मनोज और शीला से मिलके क्या बन गया? मीला बन गया। होता ना, दोनों के नाम मिला के रख देते, ट्रेंड चल रहा है आजकल। तो मनोज और शीला से बना मीला, और ये प्रोटीन बेटा करता धरता है हमारी बॉडी की। हमारी बॉडी में जो भी खतरनाक लग रही है कि ये क्या कर रही है, मनोज को दबाने की कोशिश कर रही है, मनोज को सप्रेस करने की कोशिश कर रही है। कलर जाएगा, हेयर कलर जाएगा, स्किन कलर जाएगा, पर ये जो कैरेक्टर है टैटू बना हुआ हाथ पे, आप अल्फाबेट्स लिख रहे हो तो वो जीनोटाइप है, पहचान करने के लिए बता रहा हूँ। और जब आप एडजेक्टिव्स लिख रहे हो इंग्लिश के, दैट वुड बी कॉल्ड एज फिनोटाइप। ऐश्वर्या राय बच्चन, देन अभिषेक बच्चन F2, F2 के बाद नेक्स्ट जनरेशन आराध्या बच्चन F3। मतलब ना एक चर्च के अंदर रह के क्या जबरदस्त उसने रिसर्च करी। मेंडल स्मॉल भाई इतनी खतरनाक करो सब, सिर दर्द हो जाएगा बनाते हुए, ठीक है। इसमें जो बच्चे पढ़ते हैं ना इस गाने को बहुत एंजॉय करते हैं। 1:2:1:2:4:1। आज ये सारी हरकतें बेटा घर पे इकट्ठी मत कर। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? तो बेटा वेलकम बैक टू दिस चैनल पढ़ ले भाई। और आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही क्लासिक होने वाला है, क्योंकि आज हम कोशिश करेंगे कि अगले 1 घंटे के अंदर हम नेक्स्ट लेवल प्रिपेयर करें बेस्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, दैट इज हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये बेस्ट चैप्टर थोड़ी ना, ये तो सबसे टफेस्ट चैप्टर है। बेटा जब मैं क्लास 10th में था तो मेरी भी हालत कुछ इसी टाइप की थी। बेटा मुझे ये चैप्टर सबसे ज्यादा मुश्किल लगता था। मतलब मुझे लगता था कि पता नहीं डीएनए, जीन, क्रोमोसोम, एलील, मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, पता नहीं कैसे भयानक शब्द हमने सुन लिए। क्योंकि बेटा इसका सिंपल रीजन ये भी है कि हम लोगों ने ना लोअर क्लासेस में इसके बारे में कुछ पढ़ा नहीं है। तो आज इस 1 घंटे के अंदर हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर के बेसिक से लेके एडवांस तक आप सारे क्वेश्चन करने के लायक हो जाएं। तो हम बहुत अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि अगर आपने इस चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं पढ़ा तो आपको सारी की सारी चीजें इसमें समझ आ जाए। क्लियर? तो बेटा बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड्स मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर की हैं, है ना। क्रिकेट स्टार्स, बॉलीवुड के जितने भी हमारे एक्टर्स हैं उनकी पिक्चर्स लगा के, ताकि आप लोग रिलेट कर पाए इस चैप्टर के बेसिक टर्म्स को। क्लियर? तो बेटा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और यू आर डूइंग ग्रेट, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं बेटा। अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं भी हो रही ना, हमारे मन में कई बार आएगा यार हम अच्छा कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, सेल्फ डाउट बहुत बार क्रिएट होता है। बेटा आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, और अगर अच्छा नहीं भी कर रहे आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। सिर्फ लास्ट के 15 दिन बचे हैं, इन 15 दिनों के अंदर अपना 100% दो। मार्क्स कम आएंगे ज्यादा आएंगे कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर आप अपना 100% दो बेटा, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने टीचर्स के लिए जिन्होंने आपके लिए बहुत सारा सेक्रीफाइस किया। क्लियर? तो बहुत जबरदस्त वाली मेहनत करो। ये जो एग्जाम का बेटा प्रिपरेशन टाइम है, इसको एक सेलिब्रेशन से कम मत समझो, ये एक सेलिब्रेशन ही है, और इसको उसी तरीके से लो। स्ट्रेस एंजाइटी से दूर रहना और अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। क्लियर? स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। बेटा अपने कंफर्ट जोन को छोड़ोगे तभी कुछ मिरेकल क्रिएट्स करोगे। क्लियर? तो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के अब वो 15 दिन दिन और रात एक करनी है। आपके टीचर्स आपके साथ है बेटा, मैं आपके साथ हूँ, ये चैनल आपके साथ है। आपको किसी भी चीज की क्वेरी हो, कोई डाउट हो, किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो, जस्ट कमेंट इट डाउन। हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट सोल्व किए जाए बिफोर द फाइनल एग्जाम। क्लियर? अगर बेटा आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उसका रीजन ये है कि आपका एक छोटा सा लाइक और आपका एक सब्सक्राइब एक मोटिवेशन का काम करता है, सो दैट आप लोगों के लिए इसी तरीके के वन शॉट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो सीरीज हम लोग लाते रहें। चलिए बेटा तो स्टार्ट करते हैं बेटा हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। अब आपको ये लगेगा कि ये बड़ा सा माइंड मैप मैंने सामने लगा दिया। बेटा मेरे को इतने क्लमजी माइंड मैप से पढ़ाना खुद भी अच्छा नहीं लगता। मैं सिर्फ और सिर्फ ये माइंड मैप यहाँ पे लगा रहा हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं अगले कुछ घंटों के अंदर। क्लियर है ना? तो यहाँ पे माइंड मैप के अंदर बेटा सबसे पहले हमारे पास जो टर्म आती है, दैट टर्म इज कॉल्ड एज हेरिडिटी। बेटा नाम से पता चल रहा है चैप्टर का नेम है हेरिडिटी, तो पहली टर्म हमारे पास क्या होगी? हेरिडिटी। बेटा हेरिडिटी का मतलब होता है द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अब कोई बच्चा कहेगा सर ये तो सबने बताया, हमने पता नहीं कितनी यूट्यूब पे वीडियोस देख ली, कितने लेक्चर्स अटेंड कर दिए। बेटा हेरिडिटी का देसी भाषा में मतलब ये है कि मदर और फादर के जो भी कैरेक्टर्स हैं वो बच्चे के अंदर ट्रांसफर होते हैं। क्लियर? जैसे आपने कभी अपने फ्रेंड को देखा होगा या अपने फ्रेंड के सिबलिंग्स को देखा होगा,
आप बहुत ज्यादा रिलेट करते हो उनकी फिजिकल अपीयरेंस को उनके पेरेंट्स के अपीयरेंस से। कई बार होता ना कि जो फ्रेंड है उसकी फैमिली मेंबर में से कोई आता है और आप रिलेट करते हो कि यार इसकी शक्ल काफी मिलती है। मतलब ब्रदर सिस्टर्स के अंदर, पेरेंट्स और बच्चे के अंदर जो ये कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, वो कैरेक्टर किसकी वजह से मिल रहे हैं? हेरिडिटी। तो हेरिडिटी का सीधा सीधा मतलब क्या है? ट्रांसफर। किसका ट्रांसफर? कैरेक्टर का ट्रांसफर। कैरेक्टर का ट्रांसफर कहां से कहां होगा? एक पेरेंट से बच्चे के अंदर जो कैरेक्टर ट्रांसफर होता है, दैट प्रोसेस, दैट फिनोमिना विल बी कॉल्ड एज हेरिडिटी। क्या ये बात सबको समझ में आई? चलो, एक बहुत ही बेटा क्लासिक एग्जांपल, आप लोगों ने ये दोनों बॉलीवुड के स्टार्स को देख रखा है ना, मूवीज में भी और वैसे भी। ये है मिस्टर रणबीर कपूर, है ना। इसका नाम आप बताओगे क्योंकि आपको शायद पता नहीं होगा। दिस इज ऑल्सो मिस्टर आर के, है ना। ये दोनों क्या है बेटा? एक फादर है और एक सन है। इन दोनों की शक्लों में आपको काफी रिजेम्बलेंस देखने को मिलेगी। अब आप कहोगे सर हमें तो काफी रिजेम्बलेंस नहीं मिल रही देखने में। बेटा जब आप अपने पेरेंट्स से पूछोगे ना, इनकी अगर आप कंपेयर करो, जब जो इसके फादर की फोटो मैंने दिखाई थी, ये कौन है? रणबीर कपूर। ये ऋषि कपूर। ऋषि कपूर जी की अगर आप बचपन की फोटो देखोगे तो आपको काफी रिजेम्बलेंस मिलेगी। ये देखो शक्लें मिल रही हैं दोनों की। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ हेरिडिटी। तो समझ में आया बेटा? बहुत सिंपल भाषा में समझाया। हेरिडिटी का मतलब है पेरेंट से बच्चे में कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना। फादर की शक्ल बच्चे से मिल रही है ना, मदर की शक्ल मिल रही है, सिबलिंग्स की शक्ल आपस में मिल रही है, इवन कजन्स की शक्ल में भी कुछ ना कुछ रिजेम्बलेंस देखने को मिलता है। दैट बिकॉज ऑफ हेरिडिटी। क्या ये बात हमें समझ में आई? अब बेटा एनसीईआरटी के अंदर ना ये पिक्चर बनी हुई है और बहुत बच्चे इस पिक्चर को देख के काफी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। बेटा जब भी हेरिडिटी होगी तो हेरिडिटी के पीछे पीछे दौड़ता हुआ एक शब्द आता है, दैट इज कॉल्ड एज वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब होता है वैरायटी। वेरिएशन वर्ड कहां से आया है? वैरायटी से। वैरायटी का मतलब क्या है? जब भी बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो ऐसा जरूरी नहीं है 100% जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो वो अपने पेरेंट जैसा हो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बेटा न्यू वैरायटीज जरूर बनती है। आप लोगों ने जरूर देखा होगा अपनी गली में, जैसे छोटे छोटे डॉगीज आपने देखे होंगे आजकल के सीजन में। मान लो एक फीमेल डॉग है और उसके 5-6 ऑफस्प्रिंग्स हैं, 5-6 में से 4 तो सेम है पर एक बहुत यूनिक लगेगा। अगर 4 ब्लैक कलर के हैं तो हो सकता है एक व्हाइट कलर का हो। तो उसके अंदर बेटा जो ये वैरायटी आपको देखने को मिली, दैट वैरायटी विल बी कॉल्ड एज वेरिएशन। तो एनसीईआरटी का डायग्राम का मतलब क्या? ये कंप्लीट ब्लू है, इस ब्लू के अंदर ये रेड बना दिया, नीचे वाला बेस ग्रीन बना दिया। देन उसके बाद ये रेड ही रहा, साइड में यहाँ पे स्काई ब्लू बना दिया, साइड में यहाँ पे पिंक बना दिया। यहाँ पे क्या करा? यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन है, ये ग्रीन बना दिया, ये ग्रीन। मतलब 100 बात की एक बात है, वेरिएशन का मतलब होता है वैरायटी। अब कोई बच्चा कहेगा सर हमें तो समझ नहीं आया, कोई देसी भाषा का एग्जांपल दो, उससे हमें ज्यादा समझ में आता है। अगली स्लाइड में बेटा आपको कुछ मैं यहाँ पे आई का डायग्राम दिखा रहा हूं। इसमें आई का जो कलर है, क्या ये चारों आई के कलर सेम है? मुझे बताओ, क्या ये चारों आई के कलर सेम है? आप कहोगे बिल्कुल भी सेम नहीं है बेटा। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ वेरिएशन। डिफरेंसेस अमंग द ऑर्गेनिज्म इन अ पॉपुलेशन विल बी कॉल्ड एज वेरिएशन। बेटा बायो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और बायो के अंदर तुम्हें प्रो लेवल का मतलब जबरदस्त एक्सपर्ट बनाना मुझे। तो बहुत सिंपल सिंपल चीजें सुनते रहो, साथ साथ लिखते रहो, सब समझ में आएगा। तो ये जो आई का कलर हमें अलग अलग नजर आ रहा बेटा, वो वेरिएशन है। अभी जाके अपने घर में जितने फैमिली मेंबर्स हैं उनके आई के कलर को देखना, अगर मेजोरिटी आई कलर सेम है तो कुछ एक आई कलर अलग भी होंगे। तो जो ये अलग चीज हुई बेटा, दैट वुड बी कॉल्ड एज वेरिएशन। क्या ये बात हमें समझ में आई? अब एनसीईआरटी के एग्जाम्पल की बात करते हैं। एनसीईआरटी के अंदर 2 टाइप के ईयर का डायग्राम बना हुआ है। ये वेरिएशन का एग्जांपल है बेटा। अगर आप इस ईयर को ध्यान से देख रहे हो तो ये वाला जो ईयर है, यहां से ये वाला ईयर अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये वाला ईयर कैसा है? फ्यूज है। ये जो ईयर लोब है वो कैसा है? फ्यूज ईयर लोब, फ्यूज ईयर लोब। और जो ये दूसरे वाला ईयर लोब है, जो दूसरे वाला ईयर लोब है, ये आप देख पा रहे हो, ये कैसा ईयर लोब है? फ्री है। ये कैसा है? फ्री है। बेटा तुमने देखा होगा मोस्ट ऑफ द जो पर्सन होते हैं ना, उनका जो ईयर लोब होता है वो कैसा होता है? फ्री होता है इसकी तरह। बट कुछ एक पर्सन का जो ईयर लोब होता है वो फ्यूज होता है। दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ वेरिएशन। तो पेपर में आ सकता है वेरिएशन क्या है, बता दिया। वेरिएशन के बाद बेटा वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि आप वेरिएशन का एग्जाम्पल दो अपनी फैमिली मेंबर में से। आप वेरिएशन का कोई भी एग्जाम्पल उठा के दे सकते हो। इट कुड बी आई कलर, इट कुड बी स्किन कलर, इट कुड बी ईयर लोब का शेप। तो ये सारे एग्जाम्पल बेटा आपको याद रखने हैं। क्या ये कहानी समझ में आई? अभी तक बहुत आसान चल रहा है टॉपिक और वीडियो के एंड तक बेटा आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को ध्यान से देखते रहें। सीबीएसई बार बार ये क्वेश्चन पूछ चुकी है
क्या वेरिएशन एक सर्वाइवल एडवांटेज प्रोवाइड करती है किसी ऑर्गेनिज्म को? बिल्कुल करती है। इसका एग्जांपल आएगा यस। बेटा अगर आपसे कोई पूछे कि वेरिएशन क्यों जरूरी है, ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा 2019 में और 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वेरिएशन क्यों जरूरी है। बेटा वेरिएशन एक ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल एडवांटेज देगा। वेरिएशन एक ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल एडवांटेज देगा, नंबर वन। दूसरा, जो वेरिएशन है वो एक ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल एडवांटेज देके उसके अंदर न्यू वैरायटीज लेके आएगा। अगर न्यू वैरायटी आएंगी तो नई वैरायटी आने से थोड़े टाइम के बाद एक नई स्पीशीज बन जाएगी, एक नई स्पीशीज बन जाएगी और थोड़े टाइम के बाद हो सकता है एवोल्यूशन भी आ जाए। एवोल्यूशन का मतलब पता है ना आपको, एक बहुत बड़ा चेंज। बेटा एवोल्यूशन का मतलब होता है एक बहुत ही बड़ा चेंज, जैसे मंकी से ह्यूमन बीइंग बनना, जो मैं कह रहा हूं ना थोड़ी देर बाद चेंज हो जाए। थोड़ी देर का मतलब लाखों करोड़ों साल है, थोड़ी देर का मतलब ये नहीं है कि 5 मिनट के अंदर एक नई स्पीशीज बन जाएगी, नहीं। तो यहाँ पे बेटा वेरिएशन के कारण बहुत सारे हमें सॉलिड एडवांटेज मिले। क्या क्या एडवांटेज मिले? एक तो सर्वाइवल एडवांटेज मिला, अभी पढ़ेंगे कैसे। सर्वाइवल एडवांटेज के कारण अगर एक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा तो उसमें नई वैरायटी आ गई। अब नई वैरायटी के कारण जब बहुत सारी नई वैरायटीज इकट्ठी होंगी तो हो सकता है एक नई स्पीशीज का निर्माण हो जाए, और जब एक नई स्पीशीज बन जाती है उसको बोलते हैं स्पेसिएशन। और नई स्पीशीज बनने के बाद बहुत लंबे टाइम तक जब ये चलता रहा तो एवोल्यूशन भी हो सकता है। एवोल्यूशन बेटा एक बड़ा चेंज है। तो क्या वेरिएशन बेनिफिशियल है? बिल्कुल है। क्या वेरिएशन नुकसानदायक है? बेटा वेरिएशन नुकसानदायक भी हो सकती है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बट पहले जिस पे क्वेश्चन बार बार पूछा गया है उसकी हम डिटेल में बात करते हैं। क्या वेरिएशन एडवांटेज प्रोवाइड करती है? बिल्कुल। चलो बेटा यहाँ पे कुछ बैक्टीरियाज आपको दिख रहे हैं, है ना। बैक्टीरिया का नाम रख देते हैं चिंटू। ये लाल रंग के जो बैक्टीरिया बेटा इनका नाम रख दिया चिंटू, और ये जो शरारती सा बैक्टीरिया आपको दिख रहा है इसका नाम रख दिया मिंटू, है ना। चलो चिंटू और मिंटू के बीच में ये जो है इनको रब कर देते हैं ताकि चिंटू और मिंटू के बीच में कोई आ ना पाए। चलो अब बेटा ये दो टाइप के बैक्टीरिया है, पेपर में चिंटू मिंटू ना लिख के आना, तो मैं सिर्फ समझाने के लिए। बेटा दो टाइप के बैक्टीरिया है, एक चिंटू और एक मिंटू। जो चिंटू बैक्टीरिया है वो बेटा नॉर्मल कंडीशन पे सर्वाइव करने वाले बैक्टीरिया है। ये 18 से लेके 30 डिग्री सेल्सियस तक सर्वाइव करते हैं। ये कहते हैं कि हमें ज्यादा हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए, हम नॉर्मल टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं। पर ये जो मिंटू है, ये मिंटू खतरों का खिलाड़ी है। बेटा जो मिंटू है ये 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी टेम्परेचर आ जाए तब भी इसका कुछ नहीं बिगड़ता, है ना। अब चिंटू और मिंटू नेचर पता चल गया, एक है नॉर्मल भोले भाले शरीफ और एक है खतरों का खिलाड़ी। अब ये दोनों मिलके रह रहे हैं, ये दोनों ग्रुप मिलके रह रहे हैं पोंड में। अब ये पोंड में मस्त रह रहे थे, सडनली क्या हुआ बेटा, उस पोंड में इंडस्ट्री का कोई वेस्ट आके मिल गया। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि सडनली उस पोंड का टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज। अब ये जो बेचारा हमारे पास चिंटू था, जो ये चिंटू की फैमिली थी, ये चिंटू की फैमिली बेटा धराशायी हो जाएगी, उस हाई टेम्परेचर को झेल नहीं पाएगी और वो हाई टेम्परेचर इन बेचारों को मौत के घाट उतार देगा। इन बैक्टीरिया की मौत हो जाएगी। बट एक बैक्टीरिया जो बचेगा दैट इज मिंटू। मिंटू कहेगा इट्स अ पार्टी टाइम, अब तो मेरा पार्टी का टाइम है भाई, सारे के सारे मेरे जो आसपास वाले हैं वो उड़ चुके हैं, अब तो अपन का राज चलने वाला है। मतलब ये है कि वो कहेगा कि मेरे को हाई टेम्परेचर का फर्क नहीं पड़ रहा, और ये मिंटू मल्टीप्लाई हो होके अपनी एक पूरी कॉलोनी डेवलप कर देगा, और जिसकी वजह से बैक्टीरिया उस पोंड से एलिमिनेट होते होते बच गए। मतलब वो बैक्टीरिया एलिमिनेट हो जाते, बैक्टीरिया का बिल्कुल मतलब निशान ही खत्म हो जाता पूरा। पर इस बैक्टीरिया के अंदर वेरिएशन आने से इस पूरी की पूरी जो बैक्टीरिया की स्पीशीज को बचाया गया। तो वेरिएशन जो है बेटा वो सर्वाइवल एडवांटेज देते हैं। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में, ये कैसे वो एक स्पीशीज को बचा देती है वेरिएशन, तो आप लिखोगे वेरिएशन आने से एक स्पीशीज एग्जिस्ट करने लग जाती है, वेरिएशन आने से एक स्पीशीज को सर्वाइवल एडवांटेज मिल जाता है। चलिए बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज इनहेरिटेड वर्सेस एक्वायर्ड कैरेक्टर। देखो बेटा मैं हाई फाई बड़ी बड़ी स्लाइड्स भी ला सकता था, वो आपको हर जगह मिल जाएंगी, पर हमने सबसे पहले कोर समझना है। लिखने का काम तुम्हें नोट्स में से मिल जाएगा, वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट आपको ये बहुत जरूरी है कि बिल्कुल बेसिक तरीके से चीजों को समझ में सको आप, बेसिक तरीके से। चलो ये है बेटा मिस्टर चिंटू, है ना। अब जो क्रिकेट लवर होंगे उनको पता है इसका नाम मैंने मिस्टर चिंटू क्यों रखा। अब ये जो मिस्टर चिंटू है बेटा, विराट कोहली है ये, इसके अंदर कुछ एक कैरेक्टर्स की हम बात करेंगे और आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि कौन से कैरेक्टर्स इनहेरिटेड हैं और कौन से कैरेक्टर्स एक्वायर्ड हैं। अब यहां पे देखो बेटा चिंटू जी के जो बालों का कलर है, हेयर कलर, है ना, हेयर का कलर, ठीक है।
चलो कोई दूसरा कलर ले लेते हैं ताकि ये विजिबल हो जाए। चिंटू जी का हेयर कलर हो गया। सिमिलरली चिंटू जी का यहाँ पे टैटू करवा रखा है, चिंटू जी ने हाथ पे, दिख रहा है आपको? चिंटू जी ने हाथ पे टैटू करवा रखा है। चिंटू जी के आई का कलर होगा कुछ, है ना? चिंटू जी एक बहुत बढ़िया क्रिकेटर हैं, है ना? इसका मतलब क्या बेटा, कुछ करेक्टर्स इस चिंटू जी के अंदर इनहेरिटेड हैं और कुछ एक्वायर्ड हैं। सबसे पहले समझो, जो करेक्टर चिंटू जी ने अपने जन्म लेने के बाद एक्वायर किए, सीखे, वो एक्वायर्ड करेक्टर हैं। जैसे क्रिकेट खेलना एक एक्वायर्ड करेक्टर है बेटा, ये करेक्टर जन्म के बाद सीखा, उसके नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाने वाला, क्योंकि ये करेक्टर कभी भी डीएनए के साथ लिंक्ड अप होते ही नहीं। अब उसने टैटू बनवा रखा हाथ पे, तो टैटू जो बनवाया है वो भी एक्वायर्ड करेक्टर है। जब वो पैदा हुआ था तब थोड़ी ना टैटू था। लेकिन आई कलर, स्किन कलर, हेयर कलर, ये कैसे करेक्टर्स हैं? ये करेक्टर्स हैं इनहेरिटेड करेक्टर। ये पेरेंट्स से आए हैं और इसकी चिंटू की जब नेक्स्ट जनरेशन आएगी उस जनरेशन में भी ये करेक्टर जाएंगे। आई कलर जाएगा, हेयर कलर जाएगा, स्किन कलर जाएगा। पर ये जो करेक्टर है टैटू बना हुआ हाथ पे, है ना, क्रिकेटर है, ये बहुत अच्छी स्पीड है इसकी, तो ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होगा। तो क्या हमें इनहेरिटेड और एक्वायर्ड करेक्टर में फर्क समझ में आया? ऐसा करेक्टर जो जन्म से हमारे अंदर है, इनहेरिटेड, और ऐसा करेक्टर जो हमारे अंदर जन्म के बाद हमने अचीव किया है, दैट इज एक्वायर्ड। और एक्वायर्ड करेक्टर याद रखना, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में नहीं ट्रांसफर होते। चलो फटाफट से एक बार इनके मेन मेन पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या होते हैं? कैन नोट बी पास टू द फ्यूचर जनरेशन, नोट्स के लिए यहां पे मैंने लगा दिया कैन बी पास टू द फ्यूचर जनरेशन। बेटा अगर एक्वायर्ड कैरेक्टर अगली जनरेशन में जाएंगे नहीं तो क्या ये एवोल्यूशन करेंगे? कोई बदलाव नहीं लाएंगे, ये बदलाव ले आएंगे। क्लियर? ये एक्वायर्ड जो होता है बेटा, वो जर्म सेल में कोई चेंज नहीं लाते। जर्म सेल का मतलब होता है स्पर्म और एग, जबकि इनहेरिटेड कैरेक्टर्स किसमें चेंज ले आते हैं? डीएनए में। और डीएनए किसका? स्पर्म और एग का। 100 बात की एक बात बेटा, 100 बात की एक बात यह है कि जो भी करेक्टर आपके डीएनए से लिंक्ड अप हो गया वो अगली जनरेशन में ट्रांसफर भी होगा और वो एवोल्यूशन भी क्रिएट करेगा। और अगर कोई करेक्टर आपके डीएनए से या जर्म सेल से लिंक नहीं हुआ तो वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होने वाला। तो आप एग्जांपल भर भर के लिख सकते हो, रनिंग, स्विमिंग, डांसिंग, ये सब हमने सीखा, एक्वायर्ड करेक्टर है। हमारा आई कलर, स्किन कलर, ये सब हमारे कैसे करेक्टर्स हैं? इनहेरिटेड करेक्टर। इज दैट क्लियर? इसके अलावा बेटा यहाँ पे ना कुछ छोटी छोटी टर्म्स मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। डीएनए है, क्रोमैटिन है, क्रोमोसोम है, ताकि आप लोग डिटेल में समझ पाए कि जेनेटिक्स के अंदर हम क्या क्या छोटी छोटी टर्म्स यूज करेंगे। चलो बेटा सामने देखो। सबसे पहले बेटा डीएनए के बारे में आप 9th में भी पढ़ते हो। डीएनए क्या है? एक न्यूक्लिक एसिड है। हमारे सेल के अंदर, हमारे सेल के अंदर बेटा एक न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर। ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर बेटा प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको मैंने कह दिया डीएनए। क्लियर? ये जो डीएनए है बेटा, इस डीएनए को जब मैं कंडेंस करूंगा, इस डीएनए को जब मैं इकट्ठा कर दूं, कंडेंस कर दूं बेटा, सेल का न्यूक्लियस बहुत छोटा है, डीएनए को अगर मैं एक्सटेंड कर दूं ना तो उसकी लेंथ इतनी बड़ी हो जाएगी कि हैरान हो जाओगे आप, मीटर्स में जाएगी लेंथ। इतना सा छोटा सा सेल बेटा, माइक्रोस्कोपिक, इतना बड़ा डीएनए उसमें कैसे आता है? बिकॉज डीएनए को बेटा प्रोटीन के साथ क्या किया होता है? पैक किया होता है। जैसे मान लो मेरे पास कोई वायर हो, उस वायर को मैं क्या करूं? किसी चीज के साथ बांध दूं तो वो क्या हो जाएगी? कंप्रेस हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो बेटा, ये डीएनए था, डीएनए है, डीएनए है, डीएनए, डीएनए किसके साथ पैक हो रहा है? प्रोटीन के साथ। जब डीएनए प्रोटीन के साथ पैक होता है तो सबसे पहले बनता है क्रोमैटिन, सबसे पहले बनता है क्रोमैटिन, और फाइनली क्रोमैटिन के बाद जो स्ट्रक्चर बन के आता है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज क्रोमोजोम। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? क्रोमोजोम बोलते हैं। क्लियर? तो क्रोमोजोम क्या है? बेसिकली डीएनए की कंडेंस फॉर्म को ही क्रोमोजोम बोला जाता है। क्या ये बात समझ में आई? बेटा मेरे पास धागा था बहुत पतला सा, मैंने उसको थोड़ा सा टाई कर दिया, किसी चीज के साथ बांध दिया, तो मेरे पास एक मोटा धागा आ गया, दैट इज क्रोमैटिन, और उस मोटे धागे को मैंने और कंडेंस कर दिया। तो जब मैंने उसको और कंडेंस किया तो मेरे पास एक स्ट्रक्चर बन के आएगा, दैट स्ट्रक्चर वुड बी क्रोमोजोम। क्लियर? अब इस क्रोमोजोम के छोटे छोटे टुकड़े बेटा, इस क्रोमोजोम का छोटा छोटा सेगमेंट, टुकड़ा तो नहीं बोल सकते, छोटा सा सेगमेंट, ये मान लो एक सेगमेंट है, इसको थोड़ा दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ये क्रोमोजोम का एक सेगमेंट है। एक मिनट, कलर चेंज करना पड़ेगा।
चलो कलर नहीं चेंज हो रहा, कुछ टेक्निकल एरर है, बट आप ये समझो ये जो छोटा छोटा सेगमेंट है बेटा, ये जो स्मॉल सेगमेंट है, दिस स्मॉल सेगमेंट ऑफ दिस क्रोमोसोम विल बी कॉल्ड एज अ जीन। ये जो छोटा सेगमेंट है बेटा, इस छोटे सेगमेंट को हम क्या नाम देंगे? दिस स्मॉल सेगमेंट विल बी कॉल्ड एज जीन। What is a gene? It is a small segment of DNA। ये क्या है? ये स्मॉल सेगमेंट है किसका? ये स्मॉल सेगमेंट है क्रोमोसोम का। तो स्मॉल सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम विल बी कॉल्ड अ जीन। अब मुझे बताओ, क्रोमोसोम तो डीएनए से मिलकर बना, क्रोमोसोम तो डीएनए से मिलकर बना, तो क्या मैं कह सकता हूं जीन डीएनए का छोटा सा टुकड़ा? इसका मतलब बेटा जीन की दो डेफिनेशंस बन सकती हैं। इट इज अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम और इट इज अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट मेक्स प्रोटीन। अब तुम कहोगे प्रोटीन क्या है? प्रोटीन बेटा करता धरता है हमारी बॉडी की। हमारी बॉडी में जो भी कैरेक्टर्स आएंगे वो प्रोटीन की वजह से आएंगे। हमारा आई कलर, स्किन कलर, हेयर कलर, बॉडी पैटर्न, फिजिकल अपीयरेंस, बोलने का तरीका, वो सब कौन कंट्रोल करता है? प्रोटीन कंट्रोल करता है। तो मैंने क्या कहा? सबसे पहले डीएनए है, डीएनए कंडेंस हुआ तो बना क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का एक छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा सेगमेंट क्या है? जीन। और जीन आगे जाके बनाता है प्रोटीन, और ये प्रोटीन क्या कंट्रोल करता है? हमारी बॉडी के कैरेक्टर्स कंट्रोल करता है। इन्हीं कैरेक्टर्स को बोला जाता है फिनोटाइप भी। चलिए बेटा आगे देखते हैं। अब बात करते हैं एलील वर्सेस जीन। अब इसमें भी देखो बेटा, तुम्हें समझाने के लिए कितना क्लासिक एग्जांपल लेके आया हूं मैं। चलो जीन तुम्हें समझ में आ गया। अब जीन तुम्हें पता चल गया इट इज अ स्मॉल सेगमेंट, किसका? क्रोमोसोम या फिर डीएनए का छोटा सा टुकड़ा क्या कहलाता है? जीन। अब जीन के ना कुछ वेरिएंट्स होते हैं। ऑल्टरनेटिव फॉर्म, पहले तो रट्टा लगाना पड़ेगा डेफिनेशन के लिए। ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन इज कॉल्ड एज एलील। एलील क्या है? एक जीन की ऑल्टरनेटिव फॉर्म है। बेटा आप ना गाड़ी खरीदने गए, आपने मन बनाया कि यार हमने तो ना क्रेटा गाड़ी खरीदनी है। क्रेटा गाड़ी जब आप खरीदने गए तो आपके पास दिमाग में क्या था? जीन था जिसका नाम था क्रेटा। पर क्रेटा के अंदर वहां जाके पता चला कि यार मॉडल तो अलग अलग है। उसने आपसे पूछा कि आपको पेट्रोल वेरिएंट लेना है या डीजल वेरिएंट लेना है, आपको ऑटोमेटिक लेनी है या मैनुअल लेनी है। तो आप तो यार कंफ्यूज हो गए। आप कह रहे यार इतने अलग अलग टाइप की सेम गाड़ी, मतलब है क्रेटा ही, ब्रांड नेम क्रेटा ही है, लोगो पीछे क्रेटा का ही लगा होगा, पर उसमें वेरिएंट 4-5 है। सो दैट ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन विल बी कॉल्ड एज एलील। एलील क्या है? एक जीन की ऑल्टरनेटिव फॉर्म। तो यहाँ पे आपको जो 3 गाड़ियां दिख रही हैं, इसमें कलर का फर्क हो सकता है, इसमें डीजल पेट्रोल का फ्यूल का फर्क हो सकता है, इसमें माइलेज का फर्क हो सकता है, बट तीनों सेम ही ब्रांड की हैं। तो समझ में आया? एक होता है हमारे पास जीन, और जीन का ऑल्टरनेटिव फॉर्म होता है एलील। मान लो अ जीन फॉर हाइट, a gene for height have 2 allele, एक है टोल और एक है ड्वार्फ, है ना? एक है मेरे पास टोल और एक है मेरे पास ड्वार्फ। तो ये बेसिकली क्या है? दीज आर द एलील्स। किसके एलील्स हैं? हाइट के, जीन के। तो जीन के ऑल्टरनेटिव फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? दैट वुड बी कॉल्ड एज एलील। अब यहां पे बेटा आपको एक पिक्चर दिख रही है ना? इस पिक्चर के अंदर बेटा मिस शीला, मिस्टर मनोज। हालांकि इनकी शक्लों से ये किसी भी एंगल से मनोज और शीला लग नहीं रहे। शीला और मनोज आपको लड़ते हुए नजर आ रहे हैं ना? ये लड़ रहे हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में देख के बताओगे शीला और मनोज में से ज्यादा खतरनाक आपको कौन लग रहा है? कौन ज्यादा एक्सप्रेसिव लग रहा है, डोमिनेंट लग रहा है, और कौन सप्रेसिव लग रहा है? बेटा इस पेयर में से ज्यादा खतरनाक लग रही है शीला। बेटा शीला इतनी खतरनाक लग रही है कि ये क्या कर रही है? मनोज को दबाने की कोशिश कर रही है, मनोज को सप्रेस करने की कोशिश कर रही है। मतलब हमारे जो एलील होते हैं उनमें से एक एलील होता है हमारे पास डोमिनेंट और एक एलील होता है रिसेसिव। डोमिनेंट एलील ऐसा एलील होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। डोमिनेंट एलील अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और बेचारे दूसरे बगल वाले एलील को क्या कर देगा? सप्रेस। तो जो बेचारा सप्रेस हो गया वो रिसेसिव, और जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? डोमिनेंट। तो शीला यहाँ पे क्या होगी? डोमिनेंट, और बेचारा मनोज क्या हो गया? रिसेसिव। अब शीला कह रही है कि आज तो खाने में पनीर बनेगा। अब बेचारा मनोज कह रहा है यार पनीर खाने का तो आज मन नहीं है, पर मनोज को माननी पड़ेगी, खाने में पनीर ही बनेगा, क्योंकि डोमिनेंट एलील बेटा हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करता है और रिसेसिव वाले को दबा देता है। आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी चेक करना, है ना? फ्रेंड्स का मान लो पेयर है या 2-3 फ्रेंड्स का ग्रुप है, एक बहुत डोमिनेटिंग होता है, वो डिसाइड करता है ट्यूशन जाएंगे या नहीं जाएंगे, वो डिसाइड करता है स्कूल की छुट्टी ले लें, वो डिसाइड करता है आज शाम को किस कैफे में खाना खाने जाएंगे। मतलब एक का कैरेक्टर डोमिनेंट और दूसरे का कैरेक्टर रिसेसिव। और याद रखना बेटा जेनेटिक्स के अंदर जब भी मैं कैपिटल लेटर में कुछ भी लिखूंगा, कैपिटल ए, कैपिटल एक्स, कैपिटल
एस कैपिटल वी, तो ये कैसे कैरेक्टर्स होते हैं, ये कैसे एलील होते हैं, डोमिनेंट। और जब भी मैं स्मॉल लेटर में कुछ भी लिखने वाला हूं तो स्मॉल लेटर के अंदर तो जो भी मैं लिखूंगा बेटा वो क्या होंगे, वो रिसेसिव एलील होंगे। सो डोमिनेंट एलील की डेफिनेशन, एलील व्हिच ऑलवेज एक्सप्रेस इटसेल्फ, और जो एलील अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता, दब जाता है, वो कैसा होगा, रिसेसिव एलील। चलिए अब बेटा ये एलील प्रेजेंट कहां पे होते हैं हमारे, बेटा ये जो क्रोमोसोम्स है, मान लो ये क्रोमोसोम, दिस इज अ क्रोमोसोम, दिस इज अ क्रोमोसोम, है ना, दिस इज क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम का ना होमोलोगस पेयर होता है। अब ये होमोलोगस पेयर क्या है, आप सिर्फ इतना जान लो, आप सिर्फ इतना जान लो कि क्रोमोसोम पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं और उन पेयर्स को बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है एलील, यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है एलील। चलो यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है एलील, तो यहाँ पे एक एलील प्रेजेंट है कैपिटल टी और एक प्रेजेंट है कैपिटल टी, ठीक है। सिमिलरली मेरे पास एक और क्रोमोसोम का पेयर है, एक और क्रोमोसोम का पेयर है, और उस क्रोमोसोम के पेयर पे, उस क्रोमोसोम के पेयर पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, एक है स्मॉल टी और दूसरा है स्मॉल टी। तो जब भी हमारे पास पेयर एलील सेम हो, या तो दोनों डोमिनेंट या दोनों रिसेसिव, तो उसको क्या बोलेंगे, होमोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब होता है कैपिटल टी के साथ कैपिटल टी, स्मॉल टी के साथ स्मॉल टी। देखो यहाँ पे भी सेम सेम कलर दिख रहा है आपको, सेम सेम शेड नजर आ रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम की खासियत है। अगर होमोलोगस क्रोमोसोम पे बेटा एलील सेम सेम टाइप के हो तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं होमोजाइगस कंडीशन, मतलब कैपिटल टी एंड स्मॉल टी विल बी होमोजाइगस। चलो इसको थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस का क्या मतलब। मान लो मेरे पास कैपिटल टी के साथ कैपिटल टी है, स्मॉल टी के साथ स्मॉल टी है, इनको हम क्या बोलते हैं जेनेटिक्स की भाषा में, होमोजाइगस कंडीशन। दिस वुड बी कॉल्ड एज होमोजाइगस कंडीशन। बट अगर मेरे पास कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी आ जाए, दैट इज कॉल्ड एज हेटेरोजाइगस कंडीशन। इसको क्या बोलेंगे, हेटेरोजाइगस कंडीशन बोलेंगे। तो होमोजाइगस में कैपिटल टी स्मॉल टी और हेटेरोजाइगस में कैपिटल टी स्मॉल टी। नेक्स्ट हमारे पास होता है बेटा फिनोटाइप और जीनोटाइप। अब फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस, कोई पर्सन आपको देखने में कैसा लग रहा है, दैट इज कॉल्ड एज फिनोटाइप। पर्सन लगा लो, एनिमल लगा लो, प्लांट लगा लो, वो दिखने में कैसा है, दैट इज कॉल्ड एज फिनोटाइप। सो फिनोटाइप बेसिकली फिजिकल अपीयरेंस है एक ऑर्गेनिज्म की, फिजिकल अपीयरेंस है ना, एक ऑर्गेनिज्म की। जैसे बेटा सामने आपको हॉर्स दिख रहे हैं, अब इन हॉर्स का कलर, आपको तीनों का कलर थोड़ा थोड़ा फर्क दिख रहा है, तो ये जो कलर आप देख पा रहे हो ये मतलब क्या है, फिनोटाइप है। सो फिनोटाइप इज द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कि एक ऑर्गेनिज्म दिखता कैसे है। जैसे टोल है ना, और क्या हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, आई कलर हो सकता है, इसके अलावा क्या हो सकता है, कर्ली हेयर्स हो सकते हैं। तो मतलब मेरे हिसाब से जिसमें हम इंग्लिश के एडजेक्टिव्स लिखते हैं ना, इंग्लिश के हम बड़े बड़े वर्ड्स लिखते हैं, तो वो होते हैं फिनोटाइप, है ना। ब्लैक कलर, ब्राउन कलर, कर्ली हेयर, ये फिनोटाइप है। और इन फिनोटाइप के पीछे छुपा हुआ है जीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब होता है कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल सी कैपिटल सी। तो जो जीन कॉम्बिनेशन इस फिनोटाइप को बनाने के लिए है, दैट इज कॉल्ड एज जीनोटाइप। मतलब किस जीनोटाइप की वजह से वो फिनोटाइप आ रहा है। मान लो तुम्हारी आईज का कलर ब्लैक है, तो ब्लैक तो सामने वाले को दिख रहा है, क्या सामने वाले को आंखों में कैपिटल भी स्मॉल भी दिखेगा, नहीं, उसको सिर्फ ब्लैक आई कलर दिखेगी। बट इस ब्लैक आई कलर के पीछे जो एलील का कॉम्बिनेशन है, जो जीन का कॉम्बिनेशन है, दैट वुड बी कॉल्ड एज जीनोटाइप। तो जब भी आप अल्फाबेट्स लिख रहे हो तो वो जीनोटाइप है, पहचान करने के लिए बता रहा हूं। और जब आप एडजेक्टिव्स लिख रहे हो इंग्लिश के, दैट वुड बी कॉल्ड एज फिनोटाइप। तो फिनोटाइप जीनोटाइप क्लियर हो गए। चलो अब यहाँ पे बेटा F1 F2 F3 जनरेशन क्या होती है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, सेकंड फिलियल जनरेशन, थर्ड फिलियल जनरेशन क्या है। बेटा किसी भी जनरेशन को ना आप F1 मान सकते हो, आप किसी भी जनरेशन को F1 मान लो ये जनरेशन है F1, ये अमिताभ बच्चन की जनरेशन है F1। अमिताभ बच्चन के लिए ये जो जनरेशन है, ये जो जनरेशन है, ये क्या कहलाएगी, F2, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन आती है उसको हम क्या बोलते हैं, F2, क्या बोलते हैं, F2। और इनकी जो नेक्स्ट जनरेशन आई, इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन आई, दैट वुड बी कॉल्ड एज F3। इसकी जब नेक्स्ट जनरेशन आएगी, दैट वुड बी कॉल्ड एज F4। देखो बेटा ये जनरेशन दोनों हमने F1 मान ली, है ना, अमिताभ बच्चन और जया बच्चन F1। F1 की नेक्स्ट जनरेशन ऐश्वर्या राय बच्चन, धन अभिषेक बच्चन F2। F2 के बाद नेक्स्ट जनरेशन आराध्या बच्चन F3। मतलब आपकी फैमिली में भी जो आपके मम्मी पापा वाली जनरेशन अगर F1 है तो तुम्हारी बन जाएगी F2, तुम्हारे से अगली जनरेशन हो जाएगी F3।
हो सकता है तुम्हारे घर में F3 जनरेशन हो, आपका कोई एल्डर कजन या एल्डर ब्रदर सिस्टर हो जिसकी नेक्स्ट जनरेशन हो, तो उस हिसाब से आप F1 F2 F3 जनरेशन को क्लियर करते हो। यहां लिख सकता हूं बेटा मैं फर्स्ट फिलियल जनरेशन, सेकेंड फिलियल जनरेशन, थर्ड फिलियल जनरेशन एंड सो ऑन। क्लियर। अब ये बेटा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, अगर देखना चाहो 1 मिनट के लिए देख सकते हो डेफिनेशन रखने के लिए, बट पहले मतलब समझ आना चाहिए। जीन क्या है? यूनिट ऑफ हेरिडिटी दैट ट्रांसफर कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। एलील क्या होते हैं? ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन, है ना। एग्जाम्पल कैपिटल टी, है ना, टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिनोटाइप लिख रखा है। फिनोटाइप का मतलब क्या होता है? इट इज द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, है ना। फिजिकल अपीयरेंस, टोल है प्लांट, ड्वार्फ है प्लांट, है ना। इसके अलावा जो राउंड सीड है, तो ये सारे क्या है? दीज आर द फिजिकल अपीयरेंस। और जीनोटाइप क्या होता है? इसका जो जीन कॉम्बिनेशन होता है दैट वुड बी कॉल्ड एज जीनोटाइप। चलिए बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास होमोजाइगस हेटेरोजाइगस लिख रखा बेटा। अगर दोनों सेम हो, होमोजाइगस के अंदर क्या होंगे? बोथ द जीन्स फॉर टॉलनेस इज एक्सप्रेस्ड कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसका मतलब क्या है? दोनों अगर सेम टाइप के हैं तो होमोजाइगस, डिफरेंट है तो हेटेरोजाइगस। अच्छा एक और चीज बताओ बेटा, फिनोटाइप लाने के लिए क्या जरूरी है? जीनोटाइप। फिनोटाइप लाने के लिए क्या जरूरी है? जीनोटाइप। तो जीनोटाइप लीड्स टू फिनोटाइप। फॉर एग्जांपल, अगर जीनोटाइप कैपिटल टी है, अब कैपिटल टी कहेगा कि भाई मैं तो डोमिनेंट हूं, दूसरा कैपिटल टी कहेगा भाई मैं भी डोमिनेंट हूं, तो दोनों मिलके कैसा प्लांट बना देंगे? टोल। स्मॉल टी एक कहेगा कि भाई मैं तो रिसेसिव हूं, दूसरा कहेगा मैं भी रिसेसिव हूं, तो ये दोनों मिलके क्या बना देंगे? ड्वार्फ। ड्वार्फ मतलब एक बोना प्लांट, है ना। एक है कैपिटल टी, दूसरा स्मॉल टी। कैपिटल टी वाला कहेगा मेरा राज चलेगा, जो प्लांट बनेगा वो टोल बनेगा। रिसेसिव वाला कह रहा क्यों तेरा क्यों राज चलेगा? मेरा राज चलेगा, जो प्लांट बनेगा वो छोटा बनेगा। अब तुम बताओ बेटा, राज किसका चलना चाहिए? राज चलना चाहिए कैपिटल टी वाले का, क्योंकि वो डोमिनेंट है ना। शीला की कहानी मत भूलना, बना तो पनीर ही था एंड में। तो कैपिटल टी जो है वो सप्रेस कर देगा स्मॉल टी को, और ओवरऑल प्लांट का जो फिनोटाइप आएगा वो क्या आएगा? टोल। सो ऑलवेज रिमेंबर, जीनोटाइप विल लीड टू फिनोटाइप। जैसा जीनोटाइप उसी के कोरस्पॉन्डिंग आगे क्या आएगा? फिनोटाइप आएगा। चलो बेटा, इस कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब कहानी शुरू होती है, कहानी मटर की, है ना बेटा। इस पर्सन को बेटा बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन है, सैल्यूट करना चाहिए। कहानी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने इसका नाम रखा है मेंडल चाचू, और इससे आप पहले भी पिछले वीडियो लेक्चर्स में मिल चुके हैं बेटा। मेंडल चाचू की अगर आप कहानी सुनोगे तो आप बहुत जबरदस्त वाले इंस्पायर होने वाले हो। ये एक पहला व्यक्ति था बेटा, पहला साइंटिस्ट था जिसने मैथ्स और बायो को मिला दिया, है ना। एक चर्च के अंदर रह के क्या जबरदस्त उसने रिसर्च करी। मेंडल जी ने मटर के पौधे को देखा, और जब उसने मटर के पौधे को देखा तो मेंडल को लगा कि यार मुझे तो ऐसा प्लांट मिल गया यार, जिस प्लांट के साथ तो मैं अपना पूरा जीवन व्यतीत कर सकता हूं रिसर्च करने में। और उसने सेलेक्ट किया मटर को। अब सीबीएसई को ये बात पसंद नहीं आई। सीबीएसई कह रही ऐसे कैसे? हम तो बच्चों से पूछेंगे क्वेश्चन कि बताओ मेंडल ने मटर को क्यों सेलेक्ट किया। पहली बात, मटर का साइंटिफिक नेम पाइसम सटाइवम, और मटर को सेलेक्ट करने के पीछे बहुत सारा कारण है, वो आगे पढ़ेंगे। तो मेंडल ने कौन से प्लांट को सेलेक्ट किया? पाइसम सटाइवम को सेलेक्ट किया। अब मेंडल की बेटा कहानी बहुत दुख भरी भी है। मेंडल जब तक जीवित था तब तक उसकी रिसर्च को किसी ने पहचाना नहीं, और मेंडल की डेथ के 30 इयर्स के बाद कुछ साइंटिस्ट ने आके मेंडल के काम को रीडिस्कवर किया, और तब जाके बेटा मेंडल को क्या मिली? रिकॉग्निशन मिली। और आज आप इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नेम से जानते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? सो मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, है ना, रिचर्ड मेंडल। तो ये जो मेंडल है बेटा, ये फादर ऑफ जेनेटिक्स है, इस पे काफी बार क्वेश्चन आता है। बट जेनेटिक्स टर्म किसने दी थी? विलियम बेटसन ने। ये भी पूछ सकते हैं आपसे, विलियम बेटसन ने ये टर्म दी थी जेनेटिक्स, पर एक्चुअल में फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? रिचर्ड मेंडल विल बी द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, तो उसको बेटा मरने के बाद उस 30 साल के बाद उसको नोबेल प्राइज मिल रहा है। आप सोचो, जब तक एक इंसान जीवित था तब तक किसी ने उसे पूछा नहीं का मतलब इतनी ज्यादा उसको रिकॉग्निशन मिली नहीं, लोगों को समझ ही नहीं आया, पता नहीं अजीब सा क्या कर दिया, मैथ और बायो को मिला दिया, तो लोगों को समझ नहीं आया। बट उसकी डेथ के इतने साल के बाद लोगों को समझ में आया कि यार वो तो लेजेंड था। अब वो लेजेंड था तो उसको रिकॉग्निशन मिलनी थी, तो आज आप उसको अपनी बुक्स में मेंडल चाचू के नाम से पढ़ रहे हैं। तो मेंडल एक बहुत जबरदस्त साइंटिस्ट है, और इस जबरदस्त साइंटिस्ट पे एक क्वेश्चन बनता ही बनता है।
अब मेंडल की कहानी में बेटा पाइसम सटाइवम का ना बहुत जबरदस्त रोल था। मेंडल जब वहां चर्च में गया तो उसने देखा यार कुछ मटर के पौधे हैं टॉल, कुछ मटर के पौधे हैं ड्वार्फ, कुछ मटर के पौधे के अंदर जो फ्लावर है वो है वॉयलेट, कुछ के अंदर जो फ्लावर है वो है व्हाइट, कुछ मटर के पौधों के अंदर जो फली है वो कैसी है, कंस्ट्रिक्टेड है। कंस्ट्रक्टेड मतलब ऐसे ऐसे है, मटर की जो फली होती है ना खरीद के लाते हो। और कुछ फली उसने देखी वो कह रहा फूली हुई है फली तो प्रॉपर वो ऐसी है। तो उसने कहा यार ये क्या हो रहा है, अगर ये सारे के सारे मटर हैं, अगर ये सारे के सारे बेटा पाइसम सटाइवम है तो इनके अंदर ये करेक्टर क्यों अलग अलग आ रहे हैं। और इस बात ने उसे इतना ज्यादा अट्रैक्ट किया कि मेंडल ने फाइनली सेलेक्ट किया पाइसम सटाइवम को अपनी रिसर्च के लिए। अब रिसर्च के लिए सेलेक्ट करने के बहुत सारे रीजन है, रिसर्च के लिए सेलेक्ट करने के लिए बहुत सारे रीजन है बेटा। पहला क्या है, ये एक एनुअल प्लांट था। एनुअल प्लांट का मतलब होता है ये आपको हमेशा अवेलेबल होगा, 12 महीने अवेलेबल होगा। एनुअल प्लांट है, अपना लाइफ साइकिल 1 साल में कंप्लीट कर लेता है। इजीली अवेलेबल भी आप लिख सकते हो, इसको कर सकते हो इजी अवेलेबल, इजीली अवेलेबल। इसका लाइफ साइकिल बहुत शॉर्ट होता है बेटा। मेंडल पंगा नहीं ना ले सकता था एक ऐसी क्रॉप से जिसका लाइफ साइकिल बहुत बड़ा होता है, बेचारे को वेट करना पड़ता, बहुत शॉर्ट लाइफ साइकिल होता है। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है जो ये फ्लावर है बेटा, इसका बाइसेक्सुअल होता है। और बाइसेक्सुअल फ्लावर की खासियत पता है क्या, मन करे तो सेल्फ पॉलिनेशन करवा लो, मन करे तो क्रॉस पॉलिनेशन करवा लो, दोनों ऑप्शन मिलते हैं, है ना। लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग मिल सकते थे। और मेन उसको जो बात पसंद आई वो आई कि 7 कंट्रास्टिंग करेक्टर मिल गए। मेंडल को लगा यार मुझे तो मटर का पौधा मिल गया, अब तो मैं जबरदस्त वाली रिसर्च करूंगा और फेमस हो जाऊंगा। बट मेंडल को नहीं पता था कि जब वो रिसर्च करके हटेगा, है ना, तो उसका जो रिसर्च है उसका आउटकम वैसा नहीं आएगा जैसा मिलना चाहिए। होता ना हमारे साथ भी, जब हम कोई काम कर रहे होते हैं। अब जैसे मैंने इसका थंबनेल बना, तो इस वीडियो का थंबनेल बनाते वक्त मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड था कि यार क्या जबरदस्त लगाऊंगा ऐसा वैसा। बट फाइनली जब वीडियो अपलोड होती है फिर उसमें हमें बहुत सारी कमियां देखने को मिलती हैं कि यार ये अच्छा हो सकता था, ये बेटर हो सकता था। आप लोगों की तरफ से फीडबैक मिलती है, बहुत पॉजिटिव कमेंट्स भी मिलते हैं। तो मतलब जब हम किसी काम को कर रहे होते हैं और हम मोटिवेटेड होते हैं तो हम उसके ना आउटकम्स एक्सपेक्ट कर लेते हैं, है ना। आउटकम्स का मतलब क्या, हम सोच लेते हैं कि यार ऐसा ऐसा होगा। जैसे अभी आप सोच रहे होगे कि आज से 10 साल के बाद ऐसा होगा, ये सारी चीजें होंगी और होगा भी वैसा। बट कई बार हमारी एक्सपेक्टेशंस वैसी नहीं निकलती, मतलब जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वैसा नहीं होता। चलो बैक टू द टॉपिक, भावनाओं में नहीं बहना, हमने टॉपिक पे ध्यान देना है। अब मेंडल ने शुरुआत की मटर के साथ, और मटर के अंदर बेटा मेंडल को 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मिले। मटर को क्या मिले, मटर को 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मिल रहे हैं। और इन्हीं 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के कारण जो मेंडल है, इन्हीं 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के कारण बेटा मेंडल बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आया। मेंडल बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आया। चलो अब इसके ना 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को समझ लेते हैं कि वो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे क्या। अब 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर बेटा एग्जाम में सारे के सारे तुमसे पूछे जाए या नहीं मैं श्योर नहीं हूं, बट आपको मेन मेन पता होने चाहिए। जैसे एक था स्टेम की हाइट, है ना, स्टेम की हाइट होगी। एक था हमारे पास सीड का कलर, सीड का कलर। एक था हमारे पास सीड की शेप, सीड की शेप। एक था हमारे पास पोड का कलर, पोड का कलर। एक था हमारे पास पोड की शेप। एक था हमारे पास फ्लावर का कलर। और एक थी हमारे पास फ्लावर की पोजीशन, फ्लावर की पोजीशन, फ्लावर की पोजीशन भी थी। ठीक है, तो ये 7 कैरेक्टर देखते ही मेंडल ने कहा कि यार ये तो जबरदस्त बात होगी। ये 7 कैरेक्टर देखते ही मेंडल ने कहा कि यार ये तो जबरदस्त बात होगी। अब इस जबरदस्त बात के पीछे मेंडल ने कहा कि हम इसके ऊपर पूरी जबरदस्त रिसर्च करेंगे। तो मेंडल ने हाइट के लिए बेटा, एलील तो डोमिनेंट और रिसेसिव अलग अलग होंगे, तो डोमिनेंट के लिए और रिसेसिव के लिए अलग अलग एलील है। ठीक है, डोमिनेंट हाइट टॉल है, टॉल के लिखेंगे टी। रिसेसिव वाली हाइट क्या है, ड्वार्फ है, तो ड्वार्फ के लिए हम लिखेंगे स्मॉल टी। याद रखना बेटा, डी मत लिख देना, कैपिटल टी का ही स्मॉल वर्जन यहां पे लिखेंगे। सीड कलर, सीड का कलर हमारे पास कैसा होता है, सीड का कलर हमारे पास डोमिनेंट, येलो कलर डोमिनेंट होता है, तो येलो विल बी डोमिनेंट, है ना। और ग्रीन कलर वुड बी रिसेसिव। नेक्स्ट हमारे पास है सीड शेप, राउंड, रिंकल्ड। अल्फाबेट बाद में लगाऊंगा, है ना, पहले लिख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास पोड का कलर, सीड के कलर से अपोजिट होता है, याद रखना, तो ग्रीन आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कैसा आ जाएगा, ग्रीन का अपोजिट येलो, बिल्कुल सही। यहाँ पे हमारे पास पोड की शेप, पोड की शेप कैसी होगी, फुली हुई शेप, इन्फ्लेटेड। इन्फ्लेटेड का अपोजिट कैसा होगा, इन्फ्लेटेड का अपोजिट होगा कंस्ट्रिक्टेड।
कंस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या है, बिल्कुल पिचका हुआ। यहाँ पे हमारे पास फ्लावर का कलर कैसा होगा, वॉयलेट विल बी द डोमिनेंट और व्हाइट विल बी द रिसेसिव। और लास्ट में हमारे पास है फ्लावर की पोजीशन एक्सियल, है ना। एक्सियल का मतलब होता है कि फ्लावर की एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है बेटा प्लांट में, एक्सियल पोजीशन, और टर्मिनल होता है टिप। तो हमें ये याद रखना बेटा, जितने भी डोमिनेंट है उसको कैपिटल लेटर से बना देना, और जितने भी रिसेसिव है उसको हम किससे बनाएंगे, स्मॉल लेटर से। तो यहां बना देते हैं स्मॉल आर, स्मॉल जी, स्मॉल आई, स्मॉल वी और स्मॉल ए। तो हमारे पास बेटा मेंडल के जो 7 कैरेक्टर्स है, हमें इसका ये बेसिक पता होना चाहिए कि मेंडल ने 7 कैरेक्टर क्यों सेलेक्ट किए, मेंडल ने पाइसम सटाइवम क्यों सेलेक्ट किया, और ये 7 कैरेक्टर्स के पीछे की जो बुद्धि है वो क्या थी, मतलब 7 कैरेक्टर्स को सेलेक्ट करने का रीजन मेंडल का क्या रहा। चलिए अब ये 7 कैरेक्टर्स हमें याद हो गए। इस 7 कैरेक्टर्स के बाद मुझे ये बताओ कि कैसे हमने ये डिसाइड कर लिया कि टॉल जो है वो डोमिनेंट होगा, ड्वार्फ रिसेसिव होगा, है ना। मैंने कह दिया, मैंने तो लिस्ट बना दी कि वॉयलेट डोमिनेंट था और व्हाइट रिसेसिव था। हमने कैसे ये पहले से डिटरमाइन कर लिया। मैं कहूं डॉग के अंदर बताओ ब्लैक कलर डोमिनेंट है या व्हाइट। अब तुम कहोगे कि सर इसका एक सिंपल सा आंसर है, पूछा हुआ सीबीएसई ने, इसका एक सिंपल सा आंसर है, डॉग की पॉपुलेशन चेक करो। अगर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन ब्लैक कलर की है और बहुत कम पॉपुलेशन व्हाइट कलर की है, तो जोन सी भी ज्यादा पॉपुलेशन होगी वो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा। जैसे आई कलर के अंदर ज्यादा आई कलर अगर ब्लैक है और कम आई कलर ब्राउन है, तो ब्लैक कलर वुड बी डोमिनेंट। मतलब डोमिनेंट और रिसेसिव को डिसाइड करने के लिए हम क्या चेक करते हैं, हम बेटा ये चेक करते हैं कि कौन सा कैरेक्टर ज्यादा अवेलेबल है, कौन सा कैरेक्टर ज्यादा प्रेजेंट है पॉपुलेशन में, तो उससे हम डिसाइड करते हैं कौन सा होगा डोमिनेंट और कौन सा होगा रिसेसिव। चलिए बेटा यहाँ पे मेंडल की यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है। अब मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में किया क्या वो देखते हैं। मेंडल ने सबसे पहले बेटा प्लांट लिया और प्लांट कैसा लिया, टोल लिया। प्लांट कैसा लिया, टोल। और टोल प्लांट को किसके साथ क्रॉस करवाया, टोल प्लांट को क्रॉस करवाया ड्वार्फ प्लांट के साथ। मेंडल की रिसर्च बता रहा हूं कैसे करी। तो मेंडल ने एक टोल प्लांट को क्रॉस किससे करवाया, ड्वार्फ प्लांट से। अब टोल कैपिटल टी, ड्वार्फ क्या है, स्मॉल टी। जब उसने ये क्रॉस कराया बेटा, तो F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट क्या मिले, टोल मिले। अभी क्रॉस भी करवाऊंगा बट पहले समझो। टोल मिलने के बाद जब उसने अगली जनरेशन निकाली बेटा इसकी, उसको रेशोज देख के बहुत हैरानी हुई कि उसके बाद 3 जो प्लांट थे वो कैसे थे, टोल थे, और एक जो प्लांट था वो कैसा था, ड्वार्फ था। और तब मेंडल को लगा कि यार मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं, कुछ तो यार लोचा है बीच में कि जिसकी वजह से जो अगली जनरेशन आ रही है उसके अंदर प्लांट सेम कैरेक्टर शो नहीं कर रहे। अगर F1 में तो ठीक है, F1 में तो सारे टोल आए, पर अगली जनरेशन में भी सारे टोल आ जाते, पर अगली जनरेशन में कुछ अलग अलग वैरायटीज क्यों आई। और यहीं से बेटा मेंडल के कुछ लॉज निकल के आए, और इन लॉज को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन आता है मेंडल के लॉज पे। तो मेंडल का जो पहला लॉ फेमस हुआ दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस। बारी बारी से बात करेंगे बेटा, पहले लॉज के नेम लिख लेते हैं। फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। चलो पहले पहला लॉ ही बताता हूं। मेंडल का जो पहला लॉ कहता है वो कहता है बहुत सिंपल सी बात, इन अ पेयर ऑफ एलील। कहोगे सर ये बात तो पहले बता ही दिया बेटा, दोबारा बता रहा हूं। इन अ पेयर ऑफ एलील, वन एलील विल बी डोमिनेंट एंड अनदर विल बी रिसेसिव। मेंडल ने कहा कि एक पेयर ऑफ एलील में से एक एलील अपने आप को एक्सप्रेस करता है और दूसरे एलील को सप्रेस कर देता है। इन अ पेयर ऑफ एलील, वन एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ। एक्सप्रेस याद आ रहा है, कौन एक्सप्रेस कर रही थी अपने आप को, शीला। तो जो एक्सप्रेस करेगा दैट एलील वुड बी कॉल्ड एज डोमिनेंट। और वो कह रहा है जो एक्सप्रेस कर रहा है वो खुद तो एक्सप्रेस हो रहा है पर दूसरे को सप्रेस भी कर रहा है। तो सप्रेस कौन हो रहा था, सप्रेस कौन हो रहा था, मनोज सप्रेस हो रहा था, तो उसको क्या बोलेंगे, रिसेसिव। तो बेटा ये पहला सिंपल सा लॉ है, इन अ पेयर ऑफ एलील वन एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ एंड सप्रेस द अनदर एलील। सॉर्टेड है कहानी। चलो अब जो मेंडल का फर्स्ट लॉ था वो तो बड़ा सिंपल था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। इन अ पेयर ऑफ एलील वन एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ वेयर एज इट सप्रेस द अनदर एलील। जो एलील एक्सप्रेस हुआ डोमिनेंट और जो सप्रेस हो गया वो रिसेसिव। चलिए सेकंड जो बेटा लॉ है वो समझने में तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मतलब मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत सिंपल एग्जांपल से इसको समझा पाऊं। सेकंड लॉ हमारे पास क्या है, सेकंड लॉ इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेट का मतलब होता है अलग अलग करना, पेयर था पेयर से सेग्रीगेट होना। मेंडल ने कहा, मेंडल ने बेटा एक और लॉ भी दिया था जो आपकी बुक्स में नहीं होता, लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स की एलील हमेशा ना पेयर्स में रहेंगे। ऑब्वियस सी बात है, एलील्स कैसे रहने वाले हैं,
पेयर में रहने वाले हैं। पर मेंडल ने कहा कि कुछ कंडीशंस में एलील को सेग्रीगेट सेपरेट होना पड़ेगा। सेग्रीगेट का मतलब है सेपरेट होना। मेंडल ने कहा कि एलील पेयर्स में रहेंगे, मैं अपनी बात से नहीं मुकर रहा, एलील जो है वो पेयर्स में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब भी इनके गैमेट्स बनेंगे, आई रिपीट माई वर्ड्स, जब भी इसके गैमेट्स बनेंगे तो एलील्स को सेपरेट होना पड़ेगा। देखो कैपिटल टी अलग हुआ, कैपिटल टी अलग हुआ, स्मॉल टी अलग हुआ और स्मॉल टी अलग हुआ, दैट इज कॉल्ड अ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये बोलता है दैट एलील गेट सेग्रीगेटेड ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। जब भी गैमेट बनते हैं तो एलील्स को सेग्रीगेट या सेपरेट होना पड़ता है। दैट इज अ वेरी वेरी सिंपल लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। समझ में आया? लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या था? इन अ पेयर ऑफ एलील वन एलील विल बी डोमिनेंट एंड अनदर विल बी रिसेसिव। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? एलील्स हैव टू बी सेग्रीगेटेड ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। बेटा तुम्हारे मम्मी पापा कहीं तीर्थ यात्रा के लिए गए तो गाड़ी में जब रिजर्वेशन होगी ट्रेन की तो सीट साथ साथ होगी, है ना? वहां पे कहीं रुक रहे हैं तो साथ साथ रुकेंगे, मार्केट में घूमने जाएंगे तो साथ साथ घूमने जाएंगे। पर जब दर्शन करने के लिए लाइन में लगेंगे हो सकता है उस टाइम पे उनको सेपरेट होना पड़े, है ना? फिर वो आगे जाके दर्शन करके दोबारा से क्या हो जाएंगे? इकट्ठे हो जाएंगे। तो मेंडल ने भी ये कहा कि मेरा जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वो ये बताता है एलील गेट सेग्रीगेटेड ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, कि जब जब गैमेट बनेंगे उस दौरान एलील्स को क्या होना पड़ेगा? सेग्रीगेट होना पड़ेगा। तो जब भी आप आगे क्रॉस बनाओगे तो उसके अंदर सेग्रीगेशन इनकी करके दिखाओगे, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। समझ में आई बात? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है? एलील गेट सेग्रीगेटेड ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। अब बेटा जो अगला लॉ है दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब मैं इसकी ना डेफिनेशन बताऊंगा आपको, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की, है ना? इसकी ये डेफिनेशन बताऊंगा जो आपको एग्जाम में लिख के आनी है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वो डेफिनेशन जो एग्जाम में लिख के आनी है ना, बेहोश मत हो जाना सुन के, डेफिनेशन थोड़ी सी खतरनाक है पर आपको देसी भाषा में समझा दूंगा, टेंशन मत करो, चिल करो। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब है ऑल द गैमेट्स आर फ्री टू फ्यूज विद ईच अदर एंड देयर असॉर्टमेंट इज इंडिपेंडेंट। अब तुम्हें लगेगा सर रट्टा लगा के आए सुबह सुबह पढ़ाने के लिए। बेटा रटने की बात नहीं है इसमें, जब आपने समझी होती है कोई चीज और आपकी इंग्लिश ठीक ठाक होती है तो आप उसको डेफिनेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट मतलब किसी पे डिपेंड ना करे और असॉर्ट हो जाए, असॉर्ट मतलब अरेंज होना। क्लियर? जैसे मेरे पास बेटा डाइस हो तो मैं डाइस को थ्रो करूं तो क्या आप गिरने से पहले बता सकते हो कि इस डाइस पे सर 2 आएगा, इस पे 3 आएगा? नहीं हो सकता ना। लूडो के अंदर ऐसा होता है कि आपने डाइस थ्रो करी और आप पहले से प्रिडिक्ट कर दो कि गिरने के बाद डाइस पे क्या आएगा। तुक्का जरूर लग सकता है बट वो क्या है? इंडिपेंडेंट है, रैंडम है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कुछ इस तरीके से बात करता है कि अगर मेरे पास 2 एलील हैं, अगर मेरे पास 2 एलील हैं, कैपिटल टी एलील का पेयर है, स्मॉल टी। अब यहाँ पे जब गैमेट बनेंगे, जब गैमेट बनेंगे तो क्या होंगे? ये सेपरेट होंगे। कैपिटल टी अलग हुआ, कैपिटल टी अलग हुआ, स्मॉल टी अलग हुआ, स्मॉल टी अलग हुआ। क्लियर? ये कौन सा लॉ लगा? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं ध्यान से सुनना, मैं ये कह रहा हूं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है? ये इसके साथ भी फ्यूज कर सकता है, ये इसके साथ भी फ्यूज कर सकता है, ये इसके साथ भी और इसके साथ भी। दीज आर इंडिपेंडेंट असॉर्टेड। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है? ऑल द गैमेट्स आर फ्री टू फ्यूज विद ईच अदर, ऑल द गैमेट्स आर फ्री टू फ्यूज विद ईच अदर एंड देयर असॉर्टमेंट इज इंडिपेंडेंट। वो कह रहा है कोई किसी के साथ भी फ्यूज करे भाई, उसकी चॉइस है। तो ये इसके साथ भी फ्यूज कर सकता है, ये इसके साथ भी फ्यूज कर सकता है, ये इसके साथ भी फ्यूज कर सकता है और ये इसके साथ भी फ्यूज कर सकता है। दिस इज कॉल्ड अ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर? अब तुम्हें बहुत जबरदस्त बात बताने वाला हूं बेटा, मजा आ जाएगा सुन के। हमारे पास पेपर में एक तो आती है डेफिनेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस की डेफिनेशन आएगी, साथ में आपके पास आएगा कि इसकी क्रॉस बताओ कौन सी बनेगी, मोनो हाइब्रिड बनेगी, डाई हाइब्रिड बनेगी। क्या होती है अभी मैं बताऊंगा बट आप रट्टा लगाओ। लॉ ऑफ डोमिनेंस में मेन वर्ड कितने हैं? एक ही वर्ड है, तो इसके लिए जो क्रॉस लगेगी बेटा वो कौन सी लगेगी? मोनो हाइब्रिड। याद करने का तरीका है, इसके लिए जो क्रॉस यूज होगी दैट क्रॉस वुड बी मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इस क्रॉस को हम क्या बोलेंगे? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मतलब जब भी आपने लॉ ऑफ डोमिनेंस को एक्सप्लेन करना है आप क्या बनाओगे? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब तुम कहोगे सर सेग्रीगेशन में भी तो सिंगल वर्ड है, बिल्कुल है। इसकी भी जो क्रॉस बनेगी वो कौन सी बनेगी? मोनो हाइब्रिड क्रॉस बनेगी। कौन सी बनेगी? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। लेकिन अब तुम कहोगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में तो 2 शब्द हैं, तो
इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो आपने क्रॉस बनानी है वो क्या बनानी है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये याद करने की ट्रिक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बता दी। मोनोहाइब्रिड क्रॉस कि किसमें बनेगी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस में। डाई हाइब्रिड क्रॉस किसमें बनेगी, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट में। अब ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है, डिटेल में हम लोग समझेंगे। बट उससे पहले इन सभी टॉपिक से हट के एक टॉपिक मैं तुम्हें कराना चाह रहा हूं ताकि तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। फिर उसके बाद इस चैप्टर में सिर्फ एक ही टॉपिक हमारे पास बचेगा, दैट इज मोनोहाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस, वो हम अच्छे से पढ़ लेंगे। चलो, मैं जो टॉपिक तुम्हें पहले करवाना चाह रहा हूं बेटा, वो टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन का, है ना, सेक्स डिटर्मिनेशन। अब तुम्हें पता है बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है। जब हमारे पास गैमेट फ्यूज होते हैं, ये है एग, इस एग के साथ स्पर्म फ्यूज होगा। अब ये बहुत सारे स्पर्म हैं जो रेस लगा के एग को फर्टिलाइज करने आ रहे हैं। सबसे फास्टेस्ट वाला स्पर्म पहुंचा एग के पास। अब एग के पास जो क्रोमोसोम होंगे, एग के पास जो क्रोमोसोम होगा वो तो एक्स ही होगा। वाई के जो स्पर्म है उसके पास क्रोमोसोम या तो वाई हो सकता है या फिर एक्स हो सकता है। और इस दौरान जब जाइगोट बनेगा, इस दौरान सेक्स ऑफस्प्रिंग का डिटरमाइन कर लिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। अगर तुम्हें ये बात कंफ्यूजन भरी लग रही है तो बेटा याद रखो, हमारे पास जो एक सेल होता है डिप्लॉयड सेल, डिप्लॉयड सेल का मतलब क्या है, उसके पास कितने क्रोमोसोम होंगे, 46 क्रोमोसोम। डिप्लॉयड का मतलब होता है बेटा ऐसा सेल जिसके पास क्रोमोसोम कैसे प्रेजेंट हो, पेयर में प्रेजेंट हो। कितने पेयर्स प्रेजेंट होंगे, 23 पेयर प्रेजेंट होंगे। क्या 23 पेयर सेम होंगे, बिल्कुल नहीं। 22 जो पेयर्स होंगे बेटा, जो 22 पेयर्स होंगे वो ऑटोजोम होंगे। इन ऑटोजोम के ऊपर जनरल करेक्टर्स के लिए जीन्स होते हैं, और एक जो पेयर होगा वो होगा सेक्स क्रोमोसोम, वो होगा सेक्स क्रोमोसोम का पेयर। वो डिसाइड करेगा कि जो बच्चा होगा वो मेल होगा या फीमेल, मतलब इट कुड बी एक्स एक्स, इट कुड बी एक्स वाई। अगर एक्स एक्स हुआ तो फीमेल, एक्स वाई हुआ तो मेल, मतलब ये सेक्स को डिटरमाइन करने वाला लास्ट पेयर होता है। चलिए अब यहां पे देखो बेटा कि सेक्स डिटर्मिनेशन है क्या, at the time of gamete formation the sex of the offspring is determined, that is called a sex determination। gamete के मतलब at the time of zygote formation, अगर मैंने गलत बोली हो डेफिनेशन दोबारा सुन लो, at the time of zygote formation sex of the offspring is determined, कि वो मेल होगा या फीमेल होगा, इसी फिनोमेना को बोला जाता है सेक्स डिटर्मिनेशन। ह्यूमन बीइंग के अंदर बेटा बहुत सिंपल है, अगर मेरे पास मेल है, अगर मेरे पास फीमेल है, मेल और फीमेल के अंदर क्रोमोसोम का जो नंबर होगा, मेल और फीमेल एक्चुअल में कैसे होने वाले हैं, डिप्लॉयड। तो मेल के पास क्रोमोसोम कितने हैं, 46। फीमेल के पास भी क्रोमोसोम कितने हैं, 46। अब हुआ क्या, मेल के अंदर क्या बने, स्पर्म्स बने। स्पर्म के अंदर क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, हाफ। करवाया था ना पिछले चैप्टर में, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में कराया, हाफ हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक डिवीजन बताई थी, मियोसिस हो जाता है, मियोसिस के कारण क्रोमोसोम नंबर हो जाते हैं हाफ। यहाँ पे क्या होता है, अगेन एग बनेगा तो एग के अंदर भी क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 23। यहाँ पे भी क्या हो जाता है, मियोसिस हो जाता है ना। तो मियोसिस होने के कारण मेल से और फीमेल से जो गैमेट बन रहे हैं उनके अंदर क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, क्रोमोसोम हो जाएंगे हाफ। अब जब ये फ्यूज करेंगे आपस में, फ्यूज करने के बाद जो जाइगोट बनेगा 2n, उस जाइगोट के अंदर फिर से कितने हो जाएंगे, फिर से कितने हो जाएंगे, क्रोमोसोम 46। अब ये जाइगोट मेल होगा या ये जाइगोट फीमेल होगा, इस प्रोसेस को, इस डिसाइड करने के प्रोसेस को बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। अब हम तो जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं तो जेनेटिक्स के क्रॉस बना लेते हैं, एक्स एक्स क्रॉस विद एक्स वाई, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लगा, एक्स अलग एक्स अलग, ये क्या बने हमारे पास, एग बने। यहाँ पे एक्स अलग वाई अलग, तो ये क्या बना मेरे पास, स्पर्म बना। इसकी जब क्रॉस हम करवाएंगे, यहाँ पे बेटा एक पुनेट स्क्वायर होता है, अभी बताऊंगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स 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 वाई, यहाँ पे सिंबल बना देते हैं किसका, फीमेल है तो फीमेल, यहाँ पे मेल। अब यहाँ एक्स 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 वाई, एक्स 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 वाई, मतलब 50% चांस होंगे मेल के, 50% चांस होंगे फीमेल के, 1:1 आएगा, मतलब इक्वल इक्वल चांसेस है बेटा, मेल फीमेल बनने के इक्वल इक्वल चांसेस है। कंफ्यूज करने के लिए कहेंगे एक कपल के ना 3 सन है, एक डॉटर है, जो अगला बच्चा पैदा होगा वो मेल होगा या फीमेल। बेटा कुछ भी तुम्हें उलझा लें, कंफ्यूजन क्रिएट कर लें, याद रखना प्रोबेबिलिटी मेल और फीमेल होने की 50% ही रहेगी, मतलब इक्वल इक्वल चांसेस रहेंगे कि मेल भी हो सकता है और फीमेल भी, है ना। ये अगर बात करूं, अगेन मनोज इज बैक, शीला इज बैक, है ना। मनोज और शीला से मिलके क्या बन गया, मीला बन गया, होता ना।
दोनों के नाम मिला के रख देते, ट्रेंड चल रहा है आजकल। तो मनोज और शीला से बना मीला, और ये मीला सन क्यों बना? क्योंकि इसके अंदर एक्स और वाई क्रोमोसोम है। एक्स कहां से आया? एक्स आया फीमेल से और वाई मेल से। अब बेटा मुझे बताओ, क्या फीमेल इसमें कुछ और कंट्रीब्यूट कर सकती थी? नहीं। क्या शीला इसके अंदर अपना वाई क्रोमोसोम कंट्रीब्यूट कर सकती थी? तुम कहोगे सर कैसी बात कर रहे हो, शीला के पास तो वाई क्रोमोसोम है ही नहीं, शीला के पास तो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम है। तो बेटा अगर शीला के पास सिर्फ एक्स क्रोमोसोम है तो शीला इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग। ऑलवेज रिमेंबर, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। इन अवर सोसाइटी फीमेल्स आर ऑफनली ब्लेम्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड, विच इज नॉट ट्रू। बेटा फीमेल तो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही डोनेट कर सकती है, मेल वाई क्रोमोसोम डोनेट करेगा और उससे ही डिसाइड होगा कि ऑफस्प्रिंग का जेंडर क्या है। और एक्चुअल में अगर देखा जाए तो मेल भी वाई क्रोमोसोम डोनेट थोड़ी ना कर रहा है। ये तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है, ये तो बहुत इंडिपेंडेंट है। कौन किससे फ्यूज करेगा ये बात हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। सो दिस इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। चलिए बेटा, मनोज शीला की कहानी खत्म हुई। फिर वो आपसे पूछेगा एग्जाम में कि क्या कोई और तरीका है सेक्स को डिटरमाइन करने का? बिल्कुल है। इन्वायरमेंटल फैक्टर भी कई बार डिसाइड करते हैं सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग। कुछ ऑर्गेनिज्म है बेटा, स्नेल जैसे, टर्टल जैसे, फिशेज, इनमें बेटा इन्वायरमेंट से भी सेक्स डिसाइड हो जाता है। अब जैसे स्नेल है, स्नेल के अंदर तो अलग ही कहानी चल रही है बेटा, स्नेल तो अपना सेक्स भी चेंज कर सकते हैं इन्वायरमेंटल कंडीशन के साथ। टर्टल वगैरह में, या फिर हम रेप्टाइल्स की बात करें तो इसमें बेटा टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर टेम्परेचर ज्यादा हो तो एग हैच होने के बाद क्या बनाता है? फीमेल। और अगर टेम्परेचर कम हो तो एग हैच होने के बाद क्या बनाता है? मेल। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, रट्टा लगा लो कि क्या इन्वायरमेंटल फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? तो आंसर आएगा यस, इन्वायरमेंटल फैक्टर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है जेंडर डिसाइड करने में। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो उससे फीमेल बनेगी, टेम्परेचर कम है तो मेल। और स्नेल का केस तो ये अपना जेंडर भी, सेक्स भी चेंज कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन आसपास की कम्युनिटी में कौन सा जेंडर ज्यादा है। मतलब टेम्परेचर के इन्फ्लुएंस में, इन्वायरमेंट के इन्फ्लुएंस में आके ये अपना जेंडर तक चेंज कर सकता है। चलिए बेटा, अब हमारे पास कहानी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बचा है, दैट इज मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब मैं चाहूंगा अगले 15 मिनट के लिए या अगले 10 मिनट के लिए बहुत ध्यान से मेरी बात को सुन लेना, क्योंकि मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड बेटा बच्चों का शुरू से ही एक फियर वाला टॉपिक रहा है। और बच्चे कहते हैं सर हमें ये करवा दो, बस जेनेटिक्स आ जाएगी। बस अब मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड मेरा प्रॉमिस है बेटा, आपके साथ आगे आके भी प्रॉमिस कर सकता हूं, मेरा प्रॉमिस है 10 मिनट के अंदर तो मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस में एक्सपर्ट होने वाले। चलो स्टार्ट करते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर बेटा आपको क्या याद रखना है, ये एक ऐसी क्रॉस है जिसके अंदर हम सिंगल कैरेक्टर स्टडी करते हैं एक टाइम पे। अब तुम कहोगे सर ये क्या बोल रहे हो, हमें समझ नहीं आ। मतलब अगर मैं एक क्रॉस करवा रहा हूं 2 प्लांट की और मैं एक कैरेक्टर को मद्देनजर रख के उनकी क्रॉस करा रहा हूं, दैट इज मोनो हाइब्रिड। अगर 2 कैरेक्टर्स को मद्देनजर रख के करवा रहा हूं तो डाई हाइब्रिड। तुम कहोगे सर देसी भाषा में समझाओ। चलो एग्जांपल समझते हैं। अगर मैं एक टॉल पी प्लांट को ड्वार्फ्ड पी प्लांट के साथ क्रॉस करा रहा हूं, देन द क्रॉस वुड बी मोनो हाइब्रिड। अभी मैंने कितने कैरेक्टर किए? कोई कहेगा 2 कैरेक्टर। ना भाई, कैरेक्टर एक ही था, हाइट। मैंने दूसरी क्रॉस करवाई, अ टॉल पी प्लांट विद रेड कलर फ्लावर, अ शॉर्ट पी प्लांट विद व्हाइट कलर फ्लावर, रेड या वॉयलेट जो भी लो। तो इसमें मैंने कितने कैरेक्टर लिए? 2 कैरेक्टर लिए, एक हाइट प्लांट की और दूसरा फ्लावर का कलर। सो दैट क्रॉस विल बी कॉल्ड एज डाई हाइब्रिड क्रॉस। चलो मैं यहां पे डेफिनेशन लिख रहा हूं तो मेरे साथ साथ कॉपी पे लिखोगे। व्हेन अ क्रॉस इज मेड बिटवीन 2 ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल या प्लांट्स, क्योंकि हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स लिख देता हूं, ऑर्गेनिज्म भी आ सकता है, विच डिफर फ्रॉम ईच अदर इन। ये टेम्पलेट तैयार होगा। यहां पे लिखोगे 1 कैरेक्टर तो बन जाएगी मोनो हाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन। यहां लिखोगे 2 कैरेक्टर तो बन जाएगी डाई हाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, अब ब्राउन कलर कैट क्रॉस विद व्हाइट कलर कैट तो ये मोनो हाइब्रिड है। अब ब्राउन कलर कैट विद लॉन्ग टेल क्रॉस विद अ व्हाइट कलर कैट विद शॉर्ट टेल, इट इज अ डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब ब्राउन कलर कैट विद लॉन्ग टेल एंड लॉन्ग ईयर cross with a white color cat with a short tail and short ear, this is an example of tri hybrid cross। सिलेबस में नहीं है ट्राई हाइब्रिड, मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड ही सिलेबस में, पर तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूं बेटा। मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड,
टेट्राहाइब्रिड ये किस टाइप की क्रॉस होती हैं, समझ में आया। चलो अगर पेपर में लो ऑफ डोमिनेंस आया तो क्या बनेगी, मोनोहाइब्रिड। लो ऑफ सेग्रीगेशन आया तो मोनोहाइब्रिड। बट अगर लो ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आया तो हम कौन सी बना के आएंगे, लो ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में डाई हाइब्रिड क्रॉस बना के आएंगे। चलो अब मेंडल चाचू की कहानी पे दोबारा से आते हैं बेटा। मेंडल ने सबसे पहले क्या किया, एक टोल और एक ड्वार्फ्ड पी प्लांट ले लिया। सबसे पहले पेपर में जब भी आएगा ना, मार्क्स कहाँ कटते हैं, हर चीज को साथ साथ लिखो। टीचर एक 5 साल का छोटा बच्चा, मैं हर बार कहता हूं, तो टोल है, ड्वार्फ है, यहाँ पे लिखो। ये मेरे पास क्या है, दीज आर पेरेंट्स। तो यहाँ पे मैं साइड में लिख भी सकता हूं, दीज आर पेरेंट्स। अंडरलाइन कर दोगे तो टीचर और खुश हो जाएगा, कर देते हैं अंडरलाइन, दिस इज पेरेंट। अब मेरे पास लो कौन सा लगेगा, लो ऑफ सेग्रीगेशन। पेरेंट ने क्या प्रोड्यूस करने हैं, बच्चे प्रोड्यूस करने हैं, तो उसके लिए क्या बनाने पड़ेंगे, उसके लिए उसको बनाने पड़ेंगे गैमेट्स। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं गैमेट्स, ठीक है। जब भी गैमेट्स बनते हैं तो मेरे पास कौन सा लो लगता है, लो ऑफ सेग्रीगेशन। लो ऑफ सेग्रीगेशन में क्या होंगे, ये सेग्रीगेट होंगे। लो ऑफ सेग्रीगेशन में क्या होंगे, ये सेग्रीगेट होंगे। सेग्रीगेट कैसे होंगे, अलग अलग कर लेते हैं। कैपिटल टी अलग गोले में डाल दो, कैपिटल टी अलग, स्मॉल टी अलग और स्मॉल टी अलग। ये मेरे पास बन जाते हैं क्या, गैमेट्स। गैमेट के बाद मेरे पास आती है बेटा F1 जनरेशन, और F1 जनरेशन को करने के लिए मुझे बनाना पड़ेगा पुनेट स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं, पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर बेटा, पुनेट एक साइंटिस्ट था, पुनेट स्क्वायर ये कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स से लिया गया है, पुनेट स्क्वायर का। पुनीत मत बोलना इसको, दिस इज पुनेट, है ना, पुनेट स्क्वायर। चलो पुनेट स्क्वायर में क्या करेंगे बेटा, एक साइड सिंबल लगा देना मेल का, एक साइड लगा देना फीमेल का। यहाँ पे लिख दिया कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। हम क्या करते हैं बेटा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में गैमेट्स लिख देते हैं। अब यहाँ क्या आएगा, इन दोनों को क्रॉस करके कैपिटल टी, स्मॉल टी। यहाँ क्या आएगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी। यहाँ क्या आएगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी। और यहाँ क्या आएगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी। क्लियर। अब F1 जनरेशन में मेरे पास जो आए वो सारे के सारे क्या है, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब मुझे बताओ ये दिखने में कैसे होंगे, ये सबके सब दिखने में कैसे होंगे, सबके सब कैसे होंगे, टोल होंगे। ड्वार्फ्ड कितने होंगे, 0 होंगे। तो क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूं, क्या मैं कह सकता हूं इनकी जो फिनोटिपिक दिखने वाली रेशो है, वो रेशो क्या है, 4 मेरे पास क्या है, टोल है, और 1 मेरे पास क्या है, ड्वार्फ है। तो दिखने वाली रेशो में क्या है, टोल मेरे पास कितने हैं, 4, और ड्वार्फ मेरे पास कितने हैं, 1। सॉरी गलती होगी, ड्वार्फ मेरे पास कितने हैं, 0। टाइम देख रहा था बार बार कि कितना टाइम हुआ है, सारा शेड्यूल सेट करना होता है, तो इस वजह से। तो रेशो मेरे पास आ जाएगी 4:0। ड्वार्फ मेरे पास होंगे 0, अंडा। टोल ही आएंगे सारे। क्लियर। अब इसकी जीनोटिपिक रेशो, दिखने वाली रेशो तो होगी फिनोटिपिक, बट जीन कॉम्बिनेशन में कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। भैया सारे ही कैपिटल टी, स्मॉल टी हैं। मुझे बताओ क्या कैपिटल टी है, नहीं है। स्मॉल टी है, नहीं है। कैपिटल टी, स्मॉल टी है, चारों के चारों। तो रेशो बनेगी 0:0:4, मतलब 4:0। तो क्या मैं कह सकता हूं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की F1 जनरेशन में मेंडल को सेम ही रेशो मिली थी, दैट इज 4:0। 4:0 मिली थी, मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस की जो F1 जनरेशन थी उसमें रेशो क्या मिली थी, 4:0। अब जो बच्चे पैदा हुए वो क्या हुए, कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब मुझे F1 से निकालनी है F2। याद रखना बेटा, जब भी F1 से निकालनी होती है F2, तो F1 की मुझे क्या करवानी पड़ती है, सेल्फिंग। F1 की क्या करवानी पड़ती है, सेल्फिंग। ये सेल्फिंग बेटा वो वाली सेल्फी नहीं है, सेल्फिंग का मतलब होता है सेम जो जनरेशन है उसकी पॉपुलेशन, उसके ऑर्गेनिज्म को आपस में इंटरब्रीड कराना। तो F1 को जब मैं F1 से क्रॉस करवाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगी, F2 मिलेगी। बना लेते हैं F2। अब F2 बनाने के लिए मेरे पास जो F1 आया था कैपिटल टी, स्मॉल टी, इसको क्रॉस करवा दूंगा कैपिटल टी, स्मॉल टी से। आगे की कहानी बिल्कुल सेम है, ये कहानी सेम है, तो गैमेट्स बना लो। बेटा मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, तुम इसको सजावट बाद में करते रहना। जब पेपर में प्रॉपर लिखोगे, पेरेंट लिखोगे, गैमेट लिखोगे। इसका जब पुनेट स्क्वायर हमने बनाया, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, मेल फीमेल का सिंबल लगा के, तो हमने देखा यहाँ आया कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, और स्मॉल टी, स्मॉल टी। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें हमारी जो फिनोटिपिक रेशो आएगी, फिनोटिपिक मतलब दिखने में, टोल कितने हैं, टू द ड्वार्फ कितने हैं। अब ध्यान से देखना, कैपिटल टी दिखने में कैसा होगा, टोल होगा। भैया कैपिटल टी दिखने में कैसा होगा, टोल होगा। कैपिटल टी, स्मॉल टी भी दिखने में कैसा होगा, टोल होगा। तुम कहोगे सर इसमें तो स्मॉल टी है, बेटा स्मॉल टी है, मनोज है इसमें, पर शीला
खड़ी है ना ऊपर, शीला कह रही है कि मैं डोमिनेंट हूं तो टोल ही होगा, तो कैपिटल टी एक्सप्रेस करेगा टोल। तो 3 मुझे मिले टोल, ये बेचारा फिसड्डी रह गया ड्वार्फ। तो 3:1 वुड बी द 3:1 वुड बी द रेशो ऑफ द फिनोटाइप। ठीक है, अब जीनोटाइपिक रेशो क्या होगी? जीनोटाइपिक रेशो का मतलब है कि कितने हमारे पास, जीनोटाइपिक रेशो का मतलब है कि कितने हमारे पास कैपिटल टी वाले हैं, कितने हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी वाले हैं, और कितने हमारे पास स्मॉल टी वाले हैं। कैपिटल टी वाला है 1, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले हैं 1 और 2, और स्मॉल टी वाला है 1। तो मतलब मेरे पास फिनोटाइपिक रेशियो तो आई 3:1, जबकि जीनोटाइपिक रेशियो आएगी 1:2:1। सो दिस वाज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस बेटा, जिसकी हम बात कर रहे थे, जो मेंडल ने की थी, जिसके अंदर रेशियो हमारे पास क्या आई थी, जिसके अंदर हमारे पास रेशियो आई थी 3:1 और 1:2:1। अब मेरे ना दिमाग में वीडियो के बीच में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया जो एग्जाम में पूछा गया था। एग्जाम में पूछा गया F2 जनरेशन के एंड में मुझे 1600 प्लांट ऑब्टेन हुए। कितने प्लांट ऑब्टेन हुए? 1600 प्लांट ऑब्टेन हुए। ठीक है, मुझे बताओ इन 1600 में से कितने टोल होंगे, कितने टोल होंगे और कितने ड्वार्फ होंगे। जब भी बेटा वो टोल और ड्वार्फ की बात करेगा तो तुम्हारे दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि सर F2 जनरेशन के बाद मुझे 3 रेशो मिली थी टोल की और 1 रेशो मिली थी ड्वार्फ की। मतलब ये क्वेश्चन बन गया कि 1600 को 3:1 में डिवाइड करो, 1600 को 3:1 में डिवाइड करो बेटा, टोटल 1600 बने ना। 1600 में से ये बताने टोल कितने थे, ड्वार्फ कितने थे। तो मैथ्स में हम करते हैं, मान लो मुझे 3 वाला निकालना है, तो 3 को रखा ऊपर, इन दोनों का सम होगा 4 रखा नीचे, और मल्टीप्लाई बाय टोटल 1600 रख दिया ऊपर, तो मेरे पास आ गया 1200। मतलब 1200 प्लांट्स मेरे पास हो जाएंगे टोल। अब 1 वाला क्या है, ड्वार्फ है, 1 ऊपर, नीचे इन दोनों का सम 4 इंटू 1600, तो मेरे पास क्या आ गया 400। मतलब मेरे पास जो आउटकम आई 1600 प्लांट आए, उनमें से 1200 प्लांट कैसे होने वाले हैं, 1200 प्लांट मेरे पास होने वाले हैं कैसे, 1200 प्लांट होने वाले हैं टोल और 400 प्लांट होने वाले हैं ड्वार्फ। तो ऐसे क्वेश्चन भी बेटा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, इनको न्यूमेरिकल्स बोलते हैं। न्यूमेरिकल्स भी जेनेटिक्स में से आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो मैंने एक एग्जांपल आपको करा दिया, आप कितने भी एग्जांपल इससे रिलेटेड कर सकते हैं। चलिए बेटा, डाईहाइब्रिड क्रॉस आपको पता है, डाईहाइब्रिड में हम कितने कैरेक्टर एक बार में स्टडी करते हैं। इन डाईहाइब्रिड वी स्टडी 2 कैरेक्टर्स एट अ टाइम, हम एक बार में 2 कैरेक्टर स्टडी करते हैं। चलो अब क्लासिक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं बेटा। एक मेरे पास है सीड राउंड येलो, मेरे पास बेटा एक सीड है जो दिखने में कैसा है, राउंड येलो सीड। तो यहां पे बना देते हैं राउंड और येलो सीड। इसकी मैंने क्रॉस करवानी है किसके साथ, एक दूसरे सीड के साथ जो कैसा है, जो दिखने में रिंकल्ड और ग्रीन है। तो रिंकल्ड और ग्रीन सीड बना देते हैं। देखो इसका कलर तो ग्रीन है, साथ में बिल्कुल राउंड नहीं है, ये कैसा है, रिंकल्ड है, और रिंकल्ड के साथ इसका कलर भी कैसा है, ग्रीन है। तो लिख दें, यहां पे लिख देते हैं अ क्रॉस बिटवीन राउंड एंड येलो सीड पी प्लांट क्रॉस विद रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड पी प्लांट। मुझे एक छोटी सी बात बताओ, क्या ये डाईहाइब्रिड क्रॉस है? आप कहोगे बिल्कुल है सर, इसमें हम 2 कैरेक्टर स्टडी कर रहे हैं एक बार में, तो ये एक डाईहाइब्रिड क्रॉस है, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन की क्रॉस, अ क्रॉस बिटवीन अ राउंड येलो एंड अ रिंकल्ड ग्रीन पी प्लांट। चलिए बेटा, राउंड के लिए हम जो एलील लेंगे वो क्या लेंगे, कैपिटल आर, और येलो के लिए कैपिटल वाई। रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर, स्मॉल वाई। अब कोई बच्चा कहेगा सर आपने डबल डबल क्यों लिखा? बेटा एक जो कैरेक्टर होता है, जैसे टोल था, तो टोल के लिए भी कितने एलील का पेयर होता है, एक पेयर चाहिए ना, 2 एलील चाहिए, कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी। तो याद रखना, जो भी एक कैरेक्टर आप ले रहे हो, राउंड ले रहे हो, येलो, टॉल, वॉयलेट, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक पेयर एलील का लेना पड़ेगा। तो राउंड के लिए मैंने ले लिया कैपिटल आर, येलो के ले लिया कैपिटल वाई, होम हो जाएगा इस कंडीशन। और रिंकल्ड में हमने स्मॉल आर, स्मॉल वाई, सॉर्टेड है। चलो अब बना लेते हैं बेटा इसके गैमेट्स। इसके जब गैमेट्स बनाएंगे तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लगेगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जब लगा तो कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई जाएगा, कैपिटल आर के सात कैपिटल वाई, यही बनेगा, और कुछ बन ही नहीं सकता। कोई बच्चा कहे सर आर आर अलग कर दो, वाई वाई अलग कर दो, बेटा ऐसा नहीं होगा। एक जो पेयर बनता है उसमें 50-50% दोनों कैरेक्टर्स आएंगे, कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई ही आएगा। इसमें क्या आएगा, स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई और स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई। अब ये F1 जनरेशन जो है ना, जो F1 जनरेशन है,
तो आप सीधा भी लिख सकते हो बेटा। इसको जब आप क्रॉस करोगे ना तो F1 जनरेशन जो मेरे पास आएगी वो आएगी कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, ये आएगी। अब कोई बच्चा कहे सर हम नहीं मानते ये आएगी, करके दिखाओ। चलो आपको करके दिखा देते हैं बेटा, आपको यहाँ पे करके दिखा देते हैं कि ये कैसे आया आंसर। देखो आर वाई मैंने यहाँ रखा, आर वाई मैंने यहाँ रखा, स्मॉल आर वाई यहाँ रखा, स्मॉल आर वाई यहाँ रखा। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं सोच रहा था कि ये तो आपको समझ आ ही जाना चाहिए कि कैसे आया। चलो इसका जब मैं क्रॉस करूंगा, इसका जब मैं क्रॉस करूंगा तो बेटा यही आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इनको क्रॉस करके यहाँ लिखेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पे क्या आता है, इन दोनों को क्रॉस करके कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मेरे पास जो आया वो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई आ गया। ये मेरे पास F1 जनरेशन आ गई। अब मेन कहानी शुरू होती है। F1 जनरेशन तक तो आप सिंपल लिख दोगे, बट अब मेन कहानी स्टार्ट होती है बेटा F2 की। F2 बनाने के लिए मुझे क्या करना है, F1 की ही सेल्फिंग करानी पड़ेगी, बताया था। F1 को F1 से क्रॉस कराना पड़ेगा, करा दें। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्रॉस विद कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इनकी मैंने क्या करवा दी, क्रॉस करा दी। अब इसके गैमेट्स क्या बनेंगे, ध्यान से सुनना। इसके गैमेट्स बनेंगे, 4 गैमेट्स बनेंगे बेटा, 4 गैमेट्स बनेंगे। 4 कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे, एक बार कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई, एक बार कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई, एक बार स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई और एक बार स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई। ठीक है, 4 केस बनेंगे। इसके भी और कोई केस है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, नहीं बन सकते। इसके भी बेटा सेम ही 4 केस बनेंगे, कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई और स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई। इसके अलावा कोई गैमेट अगर बनेंगे तो मुझे बता दो, नहीं बनेंगे बेटा यही गैमेट बनेंगे, देख लेना। एक बार बड़े आर के साथ बड़ा वाई, बड़े आर के साथ छोटा वाई, छोटे आर के साथ बड़ा वाई, छोटे आर के साथ छोटा वाई, ये बना दी। चलो अब डायहाइब्रिड क्रॉस बनाने के लिए बेटा एक बड़ा तगड़ा सा पुनेट स्क्वायर बनेगा, वो तो तगड़ा सा पुनेट स्क्वायर यहाँ पे बनेगा जिसमें 16 बॉक्स होंगे। तो 16 बॉक्स बनाने के लिए हमने क्या की, 4 हॉरिजॉन्टल लाइंस, 4 वर्टिकल लाइन। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, चारों गैमेट्स यहाँ पे लिख लेने हैं। कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई और स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई। कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई और स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई। बेटा ये वीडियो खत्म होते ही ये कॉपी में बनाना है एक क्रॉस। ये वीडियो खत्म होते ही तुमने कॉपी में एक क्रॉस बनानी है। किसकी बनानी है, सुन लो। अब ब्लैक कलर डॉग, ब्लैक कलर डॉग विद लॉन्ग ईयर, ये बनाओगे बेटा ईमानदारी से तभी समझ में आएगा। ईयर लिख दिया, देखो दिमाग देखो मेरा, ईयर कैसे लिखा, EAR ईयर। और व्हाइट कलर डॉग, व्हाइट कलर डॉग विद शॉर्ट ईयर, व्हाइट कलर डॉग विद शॉर्ट ईयर। तो क्या ले लेंगे, कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल एल कैपिटल एल, स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल एल स्मॉल। तो ये क्रॉस बनानी है। चलो ये बना के देखना बेटा, मेरे को सेंड करना कि तुमने बनाई है नहीं, कमेंट सेक्शन में लिखना अगर तुमने बना दी है तो, ठीक है। और कोई डाउट हुआ पूछ लेना। चलो बनाए यहाँ पे क्रॉस, क्रॉस कर रहे हैं बेटा, ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग क्रॉस होने वाली है। इसको इससे क्रॉस करो, देखो किसी भी बॉक्स में क्या आता है बेटा, उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। इस बॉक्स में क्या आएगा, इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जोड़ के। इस बॉक्स में क्या आएगा, इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जोड़ के। जिन बच्चों को बेटा बिल्कुल भी दिक्कत आती है बेसिक में, तो मैं बेसिक भी बता रहा हूं। यहाँ क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ के, कैपिटल आर कैपिटल आई कैपिटल वाई कैपिटल वाई। यहाँ क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ के। तो आर आर इकट्ठा लिखता हूँ, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसमें क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को जोड़ के, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फटाफट से लिख रहा हूँ, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। चेक करते हैं ना कुछ गलत ना हो। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इतनी खतरनाक क्रॉस है बेटा, सिर दर्द हो जाएगा बनाते हुए, ठीक है। तो पेपर में बेटा बहुत अच्छे से बनानी है, जब आप बनाओगे
अभी भी वीडियो देख रहे हो, साथ साथ ऊंचा ऊंचा बोल के कैपिटल आर याद होता है, उससे रट्टा नहीं लगाना, पर आपको चीजें याद होती है। फिर मम्मी डर जाए, पता नहीं क्या हो गया, कैपिटल आर स्मॉल वाई, बट बेटा ये जेनेटिक्स है, ऐसे ही होगी। चलो यहाँ पे बन गया। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, कहानी अभी थोड़ी सी बाकी है। इसकी फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो। फिनोटिपिक रेशो का मतलब क्या है? दिखने में राउंड के साथ येलो वाले कितने होंगे, राउंड के साथ ग्रीन वाले कितने होंगे, रिंकल्ड के साथ येलो वाले कितने होंगे, और रिंकल्ड के साथ ग्रीन वाले कितने होंगे, रिंकल्ड के साथ ग्रीन वाले कितने होंगे। बेटा ध्यान से सुनना, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन ये है पेरेंटल कैरेक्टर्स। इस पे भी क्वेश्चन आता है, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन क्या है? ये है पेरेंटल कैरेक्टर। पेरेंटल कैरेक्टर मतलब जैसे पेरेंट्स के अंदर थे। और ये वाले जो कैरेक्टर्स हैं बेटा, ये कैसे हैं? न्यू है, ये हाइब्रिड्स हैं। राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन तो पेरेंट्स से लिए थे, बट ये जो दो बीच में कैरेक्टर्स आपको दिख रहे हैं, ये दोनों कैरेक्टर्स बेटा नए कैरेक्टर्स हैं। तो इनकी रेशो याद रख लेना, 9:3:1। 9:3:1। अगर चेक करना चाहो देखो, आर कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई वाले 9 होंगे। ये है, ये है, ये है, ये है 4 5 6 7 8 9। ये 9 जो है वो क्या है? राउंड के साथ येलो। चेक कर लेना, कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई है। कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई कितने हैं? एक ये हो गया कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई, एक कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई ये है, एक कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई ये है। तो कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई वाले 3 हो गए। अब उल्टा, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई वाले एक ये, एक ये, एक ये। स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई वाले, मतलब राउंड येलो 9, रिंकल्ड ग्रीन 3, देन रिंकल्ड येलो 3 और रिंकल्ड ग्रीन स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई 1। तो रेशो बन गई 9:3:3:1। अब कोई पूछेगा क्या सर पेपर में जीनोटिपिक रेशो भी आ सकती है? बेटा भगवान से प्रे करो ना आए, क्योंकि बड़ी खतरनाक है। 10th में तो नहीं आती, बट मैं तुम्हें ट्रिक बता देता हूं याद करने की। 1:2:1, ठीक है, 12 इधर से, 1:2:1:2, 4:2:1:1, 12:4 ऐसे लिखना। 12 इधर से लिख लो, 12 इधर से लिख लो, 4 इधर से, मतलब 21 12 तो ये रेशो बनती है। सुनो, 1:2:1:4:2:1:1। ऑफलाइन क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं ना, इस गाने को बहुत एंजॉय करते हैं। 1:2:1:4:2:1:1। आज ये सारी हरकतें बेटा घर पे इकट्ठी मत कर देना कि मम्मी खाना लेके आई, तुम कह रहे 1:2:4, मम्मी सोचेगी बुखार चढ़ गया पेपर का, है ना। तो बेटा ये थी हमारे पास डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस हमें समझ में आई, डाई हाइब्रिड क्रॉस हमें समझ में आई। कोशिश की है कि एक वन शॉट के अंदर सारी चीजें कवर आपकी हो जाएं। क्लियर बेटा, बहुत मेहनत लगती है। सुबह के 4:30-5 बज रहे होंगे जिस टाइम ये वीडियो शूट हो रही है। बहुत मेहनत का काम आप लोगों के लिए किया जा रहा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो बेटा तो लाइक करें, शेयर करें। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब है चैनल तो किसी के साथ ये शेयर करें, ताकि उसकी एग्जाम प्रिपरेशन की जर्नी भी अच्छी हो सके। क्लियर। तो बेटा कोई भी अगर आपको डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आई विल बी 24 आवर्स अवेलेबल, कि आपका कोई भी डाउट ऐसा ना रहे कि जो तुम्हारे दिमाग में स्टक करे और आपके एग्जाम के फाइनल स्कोर में कुछ भी दिक्कत आए। बेटा आपका साथ देने का वादा किया है, फाइनल एग्जाम तक, लास्ट मोमेंट तक कोई भी दिक्कत आएगी, आई एम विद यू। पढ़ ले भाई, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी प्रिपरेशन को जबरदस्त करने वाले हैं। गुड लक एंड पढ़ ले भाई।